अस्सलाम वालेकुम। आखिरी लेक्चर का आखिरी पार्ट उम्मीद है स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, प्लीज़ बोलने का नहीं कहा आप लोगों को यार, ये जो बोल रहा है ऐसे आइडेंटिफाई करो यार, निकाल दो बाहर इनको। इस टाइम पे निकलेंगे ये MCQs हैं NPO के रहते, फटाफट आए, इनको कर लेते हैं तब तक बच्चों के आने तक बड़े आ गए हैं। भाई ये अंदर आना है और खामोशी से आना है आपको, मतलब यहाँ पे बोलने के लिए नहीं बुलाया गया, पढ़ने के लिए बुलाया गया। जगह दे दें यार इसको, घुसते ही पता लग गया आ गए हो। An NPO has 16,000 bags of rice to be sold only to members of an underprivileged community. The cost of rice to MPO is 600 per bag. However, NPO sells one bag to unprivileged person for only, भाई इसको तो छोड़ दें, ये तो NRV है। लेकिन ये वो वाली इन्वेंट्री आ गई है जिसके बारे में उसूल क्या पढ़ा था, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रखना है। ठीक है, अब कॉस्ट कितनी है 600 पर बैग और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहीं लिखी हुई है। हाउ शुड दीज बी मेजर्ड, कहता है एट कॉस्ट एंड NRV नहीं, एट कॉस्ट करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड NRV नहीं, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट। ये ठीक है, लेकिन उसने शुक्र है डाटा हमसे मांग नहीं लिया था। बहरहाल डी इज द करेक्ट ऑप्शन, देख लें ज़रा, देख लें, डी ही है। पेज नंबर भाई ऊपर भी लिखा हुआ है, उसके अगला ही होगा। डी है, सही है, डन। चलें आगे। फ्रेमवर्क पढ़ लिया है, अब ये भी हो सकता है फ्रेमवर्क के लिए पेंडिंग किया था। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ NPO यूज फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। वो जो वहां पे जुमला एक छुड़वाया था, वो जुमला पढ़ के आए या डायरेक्ट कह दूं आपको हिस्टोरिकल? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स, चेक कर लें आंसर, वैसे वहां से जाके भी देखते हैं। आ जाओ बस, कोई मसला नहीं। अच्छा जी सुने, मैं वहां से पढ़ा के आता हूं यार, आपको तसल्ली तो तभी होगी ना। भाई चुप कर जाएं यार, ये मरमरिंग मत किया करें प्लीज। जो जो मेरे दिल के अंदर है वो दिल में ही रह जाएगा, मैं भेज दूंगा आपको घर। मेरा दिल है कि इतना टाइम बच जाए, आखिर में 15-1 मिनट में आपके सामने रिसेंट टाइम का पेपर ओपन करूं और मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि ये पर्चा आपके सामने आया है, आपने इसको कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब ये मेरी ख्वाहिश ना रह जाए, ये देख लो। आप कोऑपरेट करोगे तो जो काम ये करना है एंड पे वो 15 मिनट। आज तक मैंने कभी वैसे ऐसा नहीं किया, ज़बानी करता हूँ नहीं, फिर मगरिब के बाद फिर इस तरह से ब्रेक, फिर आधे घंटे बाद फिर ईशा, फिर भाईजान आपका मसला नहीं, मेरा तो मसला है। मैंने सुबह 7:15 FAR 2 को फिर बुलाया हुआ है, मेरी तो रात फिर भी ऐसे ही है। लेकिन आप लोग ज़ाया ना करें ना टाइम, पढ़ना है। मरमरिंग जो कर रहा है उसको निकाल दो यार, साकिब को बुला लो। आप यहीं बैठे थे पहले? मैंने उधर अब जाना है, लेकिन बस थोड़ा सवाल है, उसका सलूशन है, वो अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप्स के अंदर ना, व्हाट्सएप बना के। ये जितना भी है ना, ये PDF बना के मैं आपको ग्रुप्स में अपडेट कर दूंगा। वो फाइनल भी मैंने कहा था एंड तक हो जाएगा ना, कोई चीज़ ऐड हुई है, जैसे अब ये ऐड हुआ है, उसको लिख के PDF बना के मैं ग्रुप्स में भेज दूंगा। ये जो रिवीजन प्लान में हमने जो किया है, ये वाला, और ये अगले पेजेस जो आपको हार्ड में दिए हैं, ये वाले भी, और जो मेरा एक्सेल में बना हुआ है वो भी आपको मैं PDF में छोड़ दूंगा। बेटा आप भी चुप होने वालों में से ही होंगे अगर मैं कह रहा हूं तो। अच्छा यार वो कहाँ पे लिखा हुआ था? अच्छा भला मुझे याद आ रहा है, कहीं ना कहीं देखा तो था हमने, मैंने कुछ लिखा भी था। ये मेजरमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ NPO आर प्रिपेयर्ड प्राइमरीली यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस ऑफ मेजरमेंट वेयर बाय ट्रांजेक्शन इवेंट रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट एट फेयर वैल्यू एस्क्राइब्ड देम व्हेन दे टुक प्लेस। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या था? रियल टर्म्स, सॉरी मनी टर्म्स वाला।
रियल टर्म्स वाला तो हिस्टोरिकल नहीं ना रहता, उसमें तो हम जनरल इन्फ्लेशन रेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ था, तब पढ़ा नहीं था, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, मैंने कहा था बेसिस कौन कौन सी हैं, उस वक्त हमें पता नहीं था, मैंने लिख दिया था हिस्टोरिकल और करंट। करंट के अंदर फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो वो क्या कह रहा है कि प्राइमरीली ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही, नॉर्मली सारे ही ऐसा करते हैं, कोई ये अलग नहीं है, ठीक है। कौन सा पेज था? ओके जी, तो ये फ्रेमवर्क वाला किधर है ये? ठीक है जी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, मनी टर्म्स, जिसको हम हिस्टोरिकल भी कहते हैं। वेलफेयर कैपिटल मेंटेनेंस, चेक करो काम इसके, हिस्टोरिकल। अच्छा जी, पेंडिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड रेवेन्यू आइटम्स, सिर्फ कैपिटल आइटम्स, सिर्फ। अच्छा, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में फ़र्क क्या होता है ये सुन लो, ये मैंने बताना था असल में, कोई बात नहीं, नहीं वो और चीज़ बताई है। कैपिटल रिसीट्स क्या हैं? कैपिटल रिसीट्स कहते हैं आपने कोई फिक्स एसेट बेचा, उससे पैसे आए। और कैपिटल पेमेंट्स, आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा, उसके लिए पैसे गए। रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा ना, कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ एक तरह से। आपने जो इनकम्स कमाई हैं उससे जो रेवेन्यू इनफ्लो हुआ है, रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, जो आपने कमाई हैं। और रेवेन्यू पेमेंट्स जो कह देते होते हैं वो क्या हैं? एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली रेवेन्यू नेचर के, ठीक है ना। तो ये रिसीट एंड पेमेंट में तो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आइटम्स ही होते हैं। तो देख लो यही है, सी देख लो। ये तो होमवर्क वाला है, होमवर्क पेंडिंग। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड कैपिटल आइटम्स तो बैलेंस शीट में होते हैं, रेवेन्यू आइटम्स बिल्कुल बोथ नहीं। देखो फर्क है दोनों एमसीक्यूज में। यहां पे वो कह रहा था रिसीट एंड पेमेंट में, तो रिसीट एंड पेमेंट में कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स भी तो होती हैं, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स भी एक चीज़ है और कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स एक्सपेंसेस भी एक तरह से, मतलब ठीक है। कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट्स ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कि जनरल था तो हमने बात कर ली इस तरह से कि जी ये रिसीट्स की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ पे तो उसने स्पेसिफिकली बोल दिया भाई कि इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है, तो सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स होते हैं। देख लो यही है। अब बोलो, खत्म कहानी। अच्छा जी, इसमें ये ऐसे ही टिक ना होने से डर रहे हैं हम, ये मैंने आपको येलो कर रखे हैं क्योंकि मैंने आपको अभी अवेलेबल नहीं किए। होते जाएंगे तो ग्रुप में 1 बाय 1 आते जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये लेक्चर कर कोई नहीं भी लेता तो अगर इनमें से कोई रिवीजन प्लान में होता है, प्रॉबेबली होंगे, तो फिर सुनना तो पड़ना ही है उस वक्त। तो बेहतर यही होगा, सी व्यू का ख़ास तौर पे स्पेशल सवाल है, ये लाजमी सुन लेना। मैं कोशिश करूँगा आज आप थके हुए होंगे, कल इंशाल्लाह लाजमी हो जाए अवेलेबल, ठीक है। वैसे आज भी मैं हो सकता है शाम को कर दूं, ठीक है। उसके बाद फिर रह जाएंगे एग्जेक्टिव क्लब और ओरेकल फैमिली। फिर ओरेकल फैमिली कहीं पे मिल गया तो ठीक है, वरना जब स्टैंडर्ड हाईलाइट कराऊंगा तो कोई पॉइंट हुआ डिस्कशन के काबिल तो ये डिस्कशन कर दूंगा, वरना फिर पुराना अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने अनसर्कल कर दिए, इनको अब नहीं करना, ठीक है। बस अब ये रह गया मेरा यहाँ पर गुलशन, उसके बाद इनकी थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करनी है। पास पेपर गैलेक्सी वाला डायरेक्ट डेटर्स को ग्रॉस और नेट वाले तरीके से देखना है, ठीक है। छोटे छोटे काम है। सबसे पहली बात, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि जी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल कौन से होते हैं? भाई प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल वो होते हैं जो कुछ अरसे के लिए हमने इशू किए हुए हैं, लेट से 5 साल 10 साल। जूम मीटिंग में क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने कहा मैं क्लास में समझा दूंगा, बस ऐसे एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, क्योंकि फिर ये समझाने के बाद अगली बात करनी है। बच्चे उस पर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कौन से कन्वर्टेबल हैं कौन से नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर
हमने इशू किए हैं, 10 साल बाद रिडीम हो जाने हैं, मतलब अगलों ने वापस आके वो शेयर्स दे के पैसे ले लेने हैं, तो वो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हैं, दे आर लाइक लाइबिलिटी, और इनका डिविडेंड है इंटरेस्ट। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी वापस नहीं होने तो वो इरिडीमेबल हैं, दीज आर लाइक इक्विटी। ये एक डिस्कशन है। नाउ दिस डिस्कशन इज ओवर। शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो भी वो कन्वर्टेबल भी हो सकता है इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकता है। शेयर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, ये डिस्कशन यहां खत्म हो गई। अगली बात, ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर भी हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स भी हो सकता है। ये एक कंफ्यूजन आ रहा था, तो मैंने बच्चों को कहा कि सबको ही क्या फायदा हो जाएगा, मैं क्लास के अंदर आखिरी में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये बात समझ आई है? इनको अलग अलग देखना है, ये नहीं कहना रिडीमेबल कन्वर्टेबल होता है, नहीं, बस छोड़ो, ये दोनों अलग अलग डिस्कशन है। पहली डिस्कशन, शेयर इररिडीमेबल भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी हो सकता है। आपको पता है कि क्या क्या क्यों क्यों कैसे कैसे होता है। एक बार ये डिसाइड हो गया रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है, उसके अपने असरात हैं सवाल के ऊपर। अगर इररिडीमेबल है उसके डिविडेंड को माइनस करते हैं, पैड में से जो है वो ईपीएस निकालते हो, और अगर रिडीमेबल है तो माइनस नहीं करते। ये बेसिक ईपीएस की कहानी खत्म हो गई। अब जब डाइल्यूटेड की बारी आएगी तो इनमें से जौन सा मर्जी है, अगर वो कन्वर्टेबल है तो डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए कंसिडर करेंगे, और अगर वो कन्वर्टेबल नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? मुश्किल बात है, बस ये ध्यान रखना है। असल में ना सिर्फ बच्चे इसमें कंफ्यूजन बार बार कंफ्यूजन आ रहा था, सर इरिडीमेबल भी कन्वर्टेबल हो सकते हैं, सर रिडीमेबल भी हो सकते हैं। भाई ये दो अलग अलग डिस्कशंस हैं, क्लियर है ना? ये खामखा का कंफ्यूजन है। क्लियर बात भाईजान, जागे, क्लियर है, सादा बात। पहले बात अलग अलग करके देखो, एक शेयर सामने आया, भाई रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, ये पहले डिसीजन ले लो। फिर जोन सा भी है वो सवाल देखो ना, बॉन्ड्स भी तो, बॉन्ड्स क्या हैं, डिबेंचर्स क्या है, लाइबिलिटी है ना, तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल वाले भी क्या है, लाइबिलिटी। तो अगर बॉन्ड्स डिबेंचर कन्वर्टेबल हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, और इरिडीमेबल ये भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ नहीं आई? पैड में से इरिडीमेबल को माइनस कर देते हैं। बाद में अगर कन्वर्टेबल हो जाए तो फिर ऐड बैक भी करना पड़ेगा। ऐसे सवाल भी किए हैं हमने। ठीक है, टॉपिक में करोगे ना, बस करना एक सिटिंग के अंदर, ईपीएस सारा एक सिटिंग में करना, इंशाल्लाह फायदा तभी होगा। ठीक है, मेरी रिवीजन प्लान 3-4 दिन लेट हो सकता है, तब तक आपने क्या करना है, ये टिप सुन लो। तब तक आपने क्या करना है, आपको जो सवाल कैश फ्लो के कराए हैं आप एक सिटिंग में बैठ के करो, कोई नया सवाल ना करो। जो सवाल आपको एनपीओ करवाएं एक सिटिंग में बैठ के करो। ये 3-4 दिन के अंदर ये टॉपिक कर लो जो मेन में अभी किए हैं, ताजे पहले करना, जल्दी हो जाएंगे तैयार। कॉन्फिडेंस आता है। आइए 16 खोलोगे तो फिर वहीं पे बैठे हुए 5 दिन गुजरेंगे तो आत्मा भूल जाएंगे। जब वहां पे पहुंचोगे 4-5 दिन में सारा फड़का के तो कहोगे कोई नहीं ये भी कर लेता हूं अभी, और हो भी जाएगा, टेम्पो भी बना होगा। ठीक है ना? तो मेरे रिवीजन प्लान का इंतजार नहीं करना, मेरे रिवीजन प्लान का इंतजार नहीं करना डबल एक्स वालों को। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने कैश फ्लो और एनपीओ को शुरू कर देना है। मेरी कोशिश असल में सिर्फ यही है कि मैं इस दफ़ा थोड़ा सा रिवीजन प्लान में ये चेंज करूं कि एक तरह के सवाल को मैं बंच करूं, यानी कि आपके रिवीजन प्लान के अंदर वो मैं तरतीब लगा के दे दूं, ताकि आप जब कर रहे हो तो कोई भी एक चीज़ पकड़े। मैं बेशक ना लिखूं ये फलां टाइप है, ये फलां टाइप, लेकिन मैं ऐसे रोज़ बना दूं तो उसके अंदर जो भी रो आप पकड़ें उसमें एक तरह के सवाल हों, बस मेरी ये कोशिश। इसलिए 3-4 दिन लेट हो सकता है, बाकी पिछली दफ़ा वाला आपको जगह जगह से मिल जाएगा, यूज़ करना है तो वो कर लो। आधे तो नंबर बदल गए होते हैं पास पेपर्स के। ठीक है, तो बहरहाल आपने क्या करना है, रिवीजन प्लान तक आते हुए ये दोनों टॉपिक्स तैयार करने हैं। 2 दिन में नहीं आता, तीसरा टॉपिक पीछे चले जाएं, ईपीएस पकड़ लें, नहीं आता आइए सेट पकड़ लें, तब तक आ जाएगा। और देखेंगे आप रिवीजन प्लान में ना, मैं असल में आपको बताऊं कोई अनहोनी नहीं होती। 90% सवाल वो हैं जो आप लोगों ने क्लास में किए हैं, इससे भी ज़्यादा। कोई हर टॉपिक में 1 या 2 नया सवाल में डाल दूं, वैसे वो भी मेरी कोशिश होती है कि ना हो। ठीक है, तो आपकी बस तसल्ली है रिवीजन प्लान वाली, मतलब जो आपने हाँ कम कर देता हूं मैं चीज़ें। जैसे आईएएस 16 के अंदर पहले 10-12 दिन पता नहीं छोटे छोटे सवाल करते थे, अब वो थोड़े रिवीजन के वक्त करने हैं, आपने बड़े हो गए अब आप। बस आईएएस 16 में जो करना है वो मैं लिख के भेज दूंगा। उसी की टेंशन ज़्यादा होती है ना कि आईएएस 16 को इतना काम कैसे करेंगे। भाईजान आप ना करें ना, उसको एंड पे रखें, इधर से शुरू कर दें, करें काम। ये तो सारे सवाल जो करवाए हैं करने वाले हैं सारे, तब तक आ जाएगा रिवीजन प्लान। ओके, हाँ रिवीजन प्लान से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह खैर करेंगे। जो होना है पास तो एनएच भी हो जाओगे। ओके जी, तो भाई आखिरी बार
शेयर रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, ये अलग डिसीजन है। एक बार हो जाए उसके बाद ये कन्वर्टेबल भी हो सकता है, जोन सा भी हो, रिडीमेबल हो, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल हो सकता है, इरिडीमेबल हो, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल हो सकता है। क्लियर और सही है? अच्छा, अब अगर कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हो गया तो एग्जाम्पल 2 में देखेंगे कि क्या होता है। इसका भी सोल्यूशन वो वर्ड एक्सेल की फाइल में है जो आज शाम तक, रात तक इंशाल्लाह आपके ग्रुप्स में आ जाएगी। रात तक इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अब यहाँ से निकल के जाते जाते कोई दिमाग, वो जैसे वो गाड़ी बहुत सफ़र करके आया तो गर्म, दिमाग भी गर्म हो जाता है ना थोड़ी देर को, थोड़ा ठंडा होते हुए कूल डाउन टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अ कंपनी हैज़ इन इशू, ये बेसिकली आपका बुक के अंदर सवाल था लेकिन उसमें ना कुछ प्रिंटिंग, कुछ एरर्स हो गए थे, जैसे कन्वर्जन इनटू शेयर्स, कितने शेयर्स में कन्वर्ट होता है ये नहीं लिखा हुआ था। फिर थोड़ा मैंने इसका सुर्खी पाउडर लगा के, नंबर शंबर लगा के इधर कर दिया। सवाल है आपकी किताब में, लेकिन आपके लिए अब यही सवाल है, ठीक है। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ लिखा भी है गालिबन, यही हैंड आउट मैंने यहाँ लिखा भी है, नहीं लिखा, चलो अच्छी बात है, ये तो ज़्यादा अच्छा हो गया। नहीं लिखा, आपको पता ही नहीं है कि ये किताब में कहाँ है, ढूंढना भी नहीं है, ठीक है, ओके। क्योंकि मैंने जो सवाल आपको करवाए हैं या रिवीजन प्लान में लिख के दूंगा वही कीजिएगा, खुद से टार्जन बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कंपनी हैज इन इश्यू फॉलोइंग एज ऑन 1 जनवरी 20 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹100 मिलियन, ₹10 ईच का मतलब एक की फेस वैल्यू कितनी है 10, ₹20 मिलियन 100 ईच, 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। एवरी 100 बॉन्ड आर कन्वर्टेबल इनटू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स एट एनी टाइम टिल अगले साल तक, टाइम हमारे पास है, ठीक है। लेकिन अप्रैल 2020 में, हमारे साल में 50% ऑफ दीज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड, बाकी नहीं हुए, कुछ हो गए कुछ नहीं हुए। मजे का सवाल इसलिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है 25 से 5 मिलियन, टैक्स रेट 30% है, कैलकुलेट बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। मिलियन में सवाल कर रहा हूं, ओके। सबसे पहले बेसिक ईपीएस की बात करें तो प्रॉफिट आता है कितना, ₹, मिलियन, ओके, सिंपल है। वेटेड एवरेज शेयर्स चाहिए होते हैं, वर्किंग वन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 जनवरी 2000, कौन सा साल है, 20 पर ओपनिंग शेयर्स चाहिए भाई, ओपनिंग ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, ये ऑर्डिनरी शेयर्स की वर्किंग है, कितने हैं 100 मिलियन, हाँ ध्यान किया करो सवाल पढ़ते हैं, ₹100 मिलियन और हर शेयर की फेस वैल्यू 10 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए 10, ये 10 मिलियन है, ये मैंने ऐसे निकालना है, बता दूं आपको, डिवाइडेड बाय ₹10, ₹100 मिलियन डिवाइडेड बाय ₹10, ठीक है, सही है। अगली बात, अभी छोड़ दो डायलूटेड को, अभी तो हम बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं ना, और बेसिक ईपीएस में होता था कि कोई नए शेयर्स आ गए हैं उनको ले लो। अब क्या हुआ है, 1 अप्रैल को कुछ नए शेयर्स आ गए हैं, पैसे उनके अगेंस्ट नहीं आए, डिबेंचर डेबिट बॉन्ड या जो भी है, डिबेंचर है, बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे शेयर्स तो बढ़ गए ना, ठीक है, जो शेयर्स बढ़ गए हैं उनको रिकॉर्ड तो करना है ना। तो 1 अप्रैल 2020 पे कन्वर्टेड, बस इतना ही लिखूंगा, जगह नहीं है ना, आगे वर्किंग भी करनी है, लेकिन फौरन यहां पे आके हमने किया 3/12, ठीक है। अब देखते हैं जी, टोटल डिवेंचर्स कितने थे, 100 बॉन्ड्स कितने, 20 मिलियन के थे टोटल डिवेंचर्स, टोटल बॉन्ड्स कितने थे 20 मिलियन के, इसमें से आधे कन्वर्ट हुए, यानी 10 मिलियन रुपए के डिवेंचर्स कन्वर्ट हुए। पहले तो ये देख लो, इसमें से कन्वर्ट कितने हुए, ये चीज रहती थी ना हमारी क्लास में, नहीं हुई थी, ठीक है, ये नहीं किया था काम हमने। 10 मिलियन के डिवेंचर्स कन्वर्ट होने हैं, ठीक है, और कन्वर्जन रेट क्या दिया हुआ है, हर 100 रुपए का बॉन्ड 20 शेयर्स में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे हम आए जी, ₹10 मिलियन डिवाइडेड बाय ₹100 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2 मिलियन शेयर्स, टोटल हो गए 12, और बस और कहानी खत्म है, इसको 9/12 कर दो, कैलकुलेटर निकालने कोई नहीं, उल्ली लग जानी पड़ी पड़ी,
जी 2.5 और 9 टोटल हो गया 11.5 मिलियन शेयर्स। तो ईपीएस आ गई 2.22 पर शेयर। ठीक है, अब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है, रैंकिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही एक है। ठीक है ना, तो वही काम कर लेते हैं, बस फ्रैक्शन के आगे ऐड करेंगे। लेकिन स्टेप 1 तो याद है ना, डाइल्यूटेड ईपीएस का स्टेप 1 क्या होता था? उठा के लिखो, ₹25.5 डिवाइडेड बाय 15.5। ठीक है जी, सॉरी ओके प्लस न्यूमिनेटर का चेंज और डिनोमिनेटर का चेंज। पहले मैं डिनोमिनेटर का चेंज निकाल लेता हूं, वर्किंग 2। नंबर ऑफ शेयर्स जो कन्वर्ट हो सकते हैं वो कितने हैं? 10 मिलियन। अगर जो सिर्फ प्योर बात करें तो शुरू से एंड तक वाले 10 मिलियन, वो तो आसान है, वो तो पहले भी करते थे। मसला किन में? अब वो 10 मिलियन के डिबेंचर्स जो 31 मार्च तक कन्वर्टेबल थे, 1 अप्रैल को कन्वर्ट हो गए। अब सोच के बताना, डाइल्यूटेड ईपीएस में उनके 3 महीने का असर आएगा या 9 महीने का? फिर सुनो, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स 10 मिलियन के 31 मार्च को कन्वर्ट हो गए, यानी कि उसके बाद वो ऑर्डिनरी शेयर्स बन गए। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में उनके कितने महीनों का असर आना चाहिए? 3 महीनों का, क्योंकि 3 महीने वो कन्वर्टेबल थे, उसके बाद तो वो कन्वर्ट हो गए। ये देखो, कन्वर्ट हो गए और 9/12 हो गए। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो कन्वर्टेबल शेयर्स निकालना चाहूँ तो मैं यूँ कहूँगा कि जी ₹10 मिलियन जो है डिवाइडेड बाय ₹100 इंटू 20, यही है ना कन्वर्जन? अब बोलो। लेकिन जी माजरत के साथ ये कन्वर्जन जो है ना, इसको ज़रा आप 3/12 कर लें, क्योंकि ये कन्वर्टेबल सिर्फ 31 मार्च तक थे, उसके बाद ये इस स्टेटस से हट गए हैं। तो डाइल्यूटेड ईपीएस पे इनका असर सिर्फ इतने अरसे ही होना चाहिए। ऐसे ही वो पीच ट्री वाला सवाल है, उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर रहे हैं। तो जब ड्यूरिंग द ईयर आ रहे हैं तो जितना अरसा रहे हैं उतना अरसा ही हमने उनको डाइल्यूटेड पे लिया, पर बेसिक पे वो नहीं आए। तो ये उससे ज़्यादा मुश्किल सवाल है। इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमने कन्वर्ट किए हैं, तो एक ही डिवेंचर है, बॉन्ड है, ये कुछ इधर भी आ रहा है कुछ इधर भी आ रहा है। पीच ट्री में तो आसानी थी, बॉन्ड आया ड्यूरिंग द ईयर था। ठीक है, बाद में। अच्छा जी, बाकी अच्छा ये कितना आ गया? 0.5 मिलियन शेयर्स बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा बाकी वाले सही पड़े हैं जी, वो अभी भी कन्वर्टेबल हैं, सारा साल भी यही थे। तो ₹100 इंटू 20। ठीक है जी, इनको कोई और फ्रैक्शन नहीं लगाना। 2 मिलियन टोटल कितना हो गया? ये जी डिनोमिनेटर में चेंज है। ठीक है, अब न्यूमिनेटर का मसला आता है, तो भाई वहां पे भी वही मसला है सेम। जब वो शेयर्स बन जाएंगे तो क्या उन पे इंटरेस्ट जाएगा? इसका मतलब इनके इंटरेस्ट का भी असर कितने अरसे होना चाहिए? जितना अरसा ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे। जब कन्वर्ट होके शेयर बन गए तो फिर तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए न्यूमिनेटर में जो इंटरेस्ट सेविंग लेनी है वो इंटरेस्ट सेविंग भी हमने उसी हिसाब से लेनी है। हमने कहना है जी वर्किंग 3 में हमने कहा जी ₹10 मिलियन लोन की अमाउंट है, ठीक है, इंटू 6% इंटरेस्ट रेट है। लेकिन ये इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं लेना, क्योंकि ये पहले वाला ट्रेंच है जो सिर्फ 3 महीने लोन रहा। तो अगर 3 महीने लोन ले रहे हैं तो इसका इंटरेस्ट भी 3 महीने लेंगे, 3/12। लेकिन चूंकि बॉन्ड है, डिवेंचर है, तो
नेट ऑफ टैक्स कर लो जी, बोलो। 0.15 रुपीज़ आ गया मिलियन। अच्छा 0.105 आ गया, ठीक है। बाकी नॉर्मल हैं, बाकियों को कोई मसला नहीं है जी। ₹10 मिलियन के जो रिमेनिंग हैं, मज़े का सवाल ये इसलिए था कि दो अलग अलग साथ चलाना, जिसने ये समझ लिया फिर उसके पहले कुछ रह नहीं गया समझने वाला, सब समझ आ गया उसको इंशाल्लाह जी। इंटू 6%, लेकिन कोई फ्रैक्शन नहीं लगाना बच्चों, कोई फ्रैक्शन नहीं लगाना, ये पूरा साल का इंटरेस्ट सेव हुआ है। इंटू 70% जी। पॉइंट क्विक फैसला कर लो, 42 जी। अच्छा जी, ले जी 0.525 ठीक है जी। डायलूटेड ईपीएस निकाल दें, हाँ 86 पर शेयर जी। आप पूछे सवाल। तीन महीने तक तो थ्रेट ही था ना, 3 महीने तक इम्पैक्ट ऐसे ही लेते हैं भाई। कितना अरसा कन्वर्टेबल रहा इस साल में, यही तो लिमिटेशन पड़ी थी हमने कि अभी ये कन्वर्ट हुए नहीं होते, ठीक है। हम कह रहे होते हैं अगर कन्वर्ट हो जाएं तो साल के शुरू के 3 महीने तो ये कन्वर्टेबल थे ना, तो फिर ऐसे ही रखें। अच्छा, पीच ट्री में क्या था? पीच ट्री के अंदर ये मामला नहीं था कि कन्वर्टेबल हैं, बल्कि उसने कहा था पहले साल में कुछ नहीं गालिबन, दूसरे साल में हमने कन्वर्टेबल इश्यू किए हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कर गए थे। तो ड्यूरिंग द ईयर किए थे तो हमने कहा था कन्वर्जन अज्यूम करते हुए भी जितने महीने वो रहे वो लगाओ और इंटरेस्ट के साथ भी वही लगाओ। यही काम पीच ट्री के अंदर था। सोल्यूशन भी मैंने दिया था, मैं सोल्यूशन आपके सामने ओपन करने लगा हूं, लेकिन जो आपको दिया था वही वाला। भाई आपको क्या हो गया है? यहीं कहीं था तो सही यार, ऊपर है ये, शुक्र। ये जी, अच्छा जी, पेज नंबर 576 पे आपका ये सवाल पड़ा है, पीच ट्री वाला। ये सवाल देखो हमने किया हुआ है, नजर आ रहा है, होमवर्क दिया था लेकिन डिस्कस किया, फिर मैंने कुछ सॉल्व किया और फिर सोल्यूशन दे दिया था। मैंने कहा था पूरा करें। इसमें ये 2 लाइनें मैंने काट दी थी, ये सवाल का हिस्सा है, लेकिन मैंने कहा था हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा था, टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम पड़ी थी। हमें ईपीएस की कैलकुलेशन में तो पैट तक की कहानी चाहिए होती है, ठीक है। हमें ओसीआई से कोई सरोकार नहीं होता। फिर ये नेट प्रॉफिट हमारे लिए रेलेवेंट थे इस सवाल में। फिर ऑन यकम जुलाई 20, हम 30 जून 21 और 30 जून 22 की ईपीएस चाह रहे हैं निकालेंगे। यकम जुलाई 20, 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, पार वैल्यू 10, वर इन इशू, वर इशूड एट 14, यानी कि वो पहला दिन होगा शायद, सिंसियर कॉर्पोरेशन, ठीक है। ऑन यकम जुलाई 20 मिलियन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू हुए एट पार, ठीक है। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल into 3 ordinary shares after 5 years, ठीक है। On यकम फरवरी further 20 million ordinary shares having par value were issued at prevailing market price वाला इशू आया। On यकम अक्टूबर 21 राइट शेयर्स वर इशूड। ऑन यकम नवंबर, हाँ ये असल चीज थी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वर इशूड। अब पहले साल के अंदर ये ट्रांजैक्शंस थी जिनके अंदर ये ओपनिंग शेयर्स बनने थे, ओपनिंग बनने थे, और ये मार्केट प्राइस पे शेयर्स का इशू आना था, और ये बेसिक ईपीएस में यूज होना था। नेट प्रॉफिट 21 का
और वेटेड एवरेज शेयर्स के अंदर ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर, वेटेड एवरेज वाली कैलकुलेशन, यानी ये दो काम ये निकालनी थी। तो ये प्रॉफिट लेना था और ये वर्किंग। लेकिन अगर शेयर्स इररिडीमेबल होते तो फिर मसला था, फिर पैड में से माइनस भी करना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रॉफिट कितना है जी? 210 मिलियन। उसको डिवाइड किया, आपने वर्किंग करनी पड़ी। ओपनिंग कोई नहीं था, ये इसी दिन स्टार्ट हो रहा है काम, 1 जुलाई को शेयर्स इशू हुए। ओपनिंग भी लिख दे कोई तो फर्क नहीं पड़ता, डेट सेम है ना, यहाँ तो वेटेड एवरेज निकालना है, ठीक है। उसके बाद न्यू शेयर्स इशू हो गए 20। इधर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आते, वो तो लाइबिलिटी होती है कि नहीं। कौन से शेयर्स हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। ये लाइबिलिटी है एक तो। दूसरा, इनका इंटरेस्ट भी पैड से पहले माइनस हो चुका हुआ है, इसलिए ईपीएस में इसको कंसिडर नहीं किया। हाँ, चूंकि ये कन्वर्टेबल हैं, इस वजह से डायल्यूटेड ईपीएस के वक्त इनको सोचेंगे। बेसिक में कोई मसला नहीं। चलें आगे। ये हमने वेटेड एवरेज शेयर्स निकाले, पैट कोई प्रेफरेंस शेयर्स माइनस नहीं किया डिविडेंड, क्योंकि वो रिडीमेबल थे। डिवाइड कर लिया उनको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से, बेसिक ईपीएस आ गई। डायल्यूटेड ईपीएस की बारी आई। ये वही सवाल है जिसमें मैंने कहा था, हालांकि सिंगल है, एक ही है, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है, आप अपनी तरतीब पे रहो, ठीक है ना। तो मैंने कहा था चलो जी रैंकिंग करेंगे हम। तो अब रैंकिंग क्या, एक ही है, लेकिन कोई बात नहीं, रैंकिंग हमने फिर भी की। प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है जी। न्यूमरेटर के अंदर कितना चेंज आना है भाई? कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 10 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स हैं और हर एक की वैल्यू 50 है, तो 10 इंटू 50 500 रुपये, ठीक है। 500 मिलियन रुपए हैं और 12% लगाओ तो कितना बनता है? यानी कि अगर इंटरेस्ट सेविंग होगी तो 60 मिलियन की होगी। सवाल में कहीं टैक्स रेट शुक्र है नहीं दिया हुआ, वैसे दिया भी होता तो चूंकि वो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में नहीं बता रहा, तो खुद से आपको याद है मैंने कहा था ज्यूम नहीं करना है, इनको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना होता, ठीक है। तो 60 ये 50 इंटू 10 ये अमाउंट निकल आई, इंटू 12%, इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं किया, तो अभी आपने बताया 60 बताया था ना, ठीक है। ये चेंज इन न्यूमरेटर आ गया, ये इधर ऐड हो जाएगा। मैंने बटे वाला काम नहीं किया था, मैंने याद है आपको, क्योंकि मैंने क्लास में ऐसे कर दिया था, इसलिए मैंने फिर कंटिन्यू करके सारा सोल्यूशन ऐसे ही किया, क्योंकि मैंने आपको कहा था जी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। वरना तो इस साल के अंदर तो सिंपली इसमें +60 इधर +30 करते तो यही आंसर आ जाना था, कोई मसला नहीं था। अगले में मसला आना था, 2 आ जाते, ठीक है। और सही है, तो बेसिक डायल्यूटेड पहले साल की निकल आई, इतने नंबर तो खामखा मिल जाते हैं। अब अगला साल आया, अगले साल में 2 मुसीबतें आन पड़ी। एक तो राइट इशू अगले साल हो गया, उस मुसीबत मारे को पिछले साल पे भी डालना था। दूसरा, कोई और नई चीज़ भी इशू हुई है, कन्वर्टेबल टाइप, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी इशू हो गए। चलो कोई नहीं, खैर है, पहले हमने बेसिक ईपीएस निकालनी है। अब बेसिक ईपीएस के लिए पिछले साल के क्लोजिंग 70 ये ओपनिंग बना लो, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये ना उठा लेना कभी, 1-2 बार बच्चों ने ऐसी बात की थी क्लास में, ये उठा लेते हैं भाई, ये उस साल के वेटेड एवरेज है, इस साल के तो पहले दिन से ही 70 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये ओपनिंग उठा लिया, उसके बाद राइट इशू किया आपने, करना आता है आपको, ये वर्किंग शर्किंग मैं नहीं कर रहा, 28, और ये आपके वेटेड एवरेज शेयर्स आ गए। सर बॉन्ड्स नहीं आए, बॉन्ड्स नहीं आए, बॉन्ड्स लाइबिलिटी होती है, ये ऑर्डिनरी शेयर्स की वेटेड एवरेज कैलकुलेशन कर रहे हैं, आने भी नहीं थे यहाँ पे, बेसिक की कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 92.84। पैट कितना गिवन था सवाल में? 250, तो 250 डिवाइडेड बाय 92.84, बेसिक ईपीएस आ गई 2.69, ठीक है। अब चूंकि राइट शेयर्स इशू हुए पड़े हैं, तो पिछले साल की बेसिक ईपीएस भी रीस्टेट होनी है, तो कर दो, कोई मसला नहीं है। ये उठाना है, ये तो था ना 30/27, यहाँ लगा हुआ है 30/27, ठीक है। लेकिन चलो शेयर्स पे ही लगा दो, ये उठा के लगा दो, तो ये उठाया एज इट इज आपने, क्या 210 इधर आओ, 558 इधर आओ, इधर इसलिए कर लिया कि बाद में यूज करना था, ठीक है ना। 58 डिनोमिनेटर इधर आओ, 58 तुमने 30/27 होना है और तुम बन जाओगे 64, 210 तुम्हें कुछ नहीं कहना, हमने रीस्टेट हो गई पिछले साल की ईपीएस बेसिक वाली, ठीक है। अब मसला आता है डायल्यूटेड का, पहले डायल्यूटेड इस साल के निकाल लें, फिर पिछली के बारे में सोचेंगे, ठीक है।
इस साल की डायल्यूटेड निकालनी थी तो पहले क्या लिखना है आपने, इस साल की बेसिक को लिख लिया। अब चूंकि 2 हो गए हैं तो रैंकिंग करनी पड़ेगी। तो जब रैंकिंग की हमने तो ये तो 60 और 30 पुराने वाली रैंकिंग पड़ी हुई थी ना, मतलब चीजें हमारे पास पड़ी थी, ये तो लिख लिया। बॉन्ड के बारे में हमें जाके फिर देखना पड़ा सवाल से। कहता है 3 मिलियन क्वांटिटी है, 3 मिलियन ऑर्डिनरी 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ 100 वर इशूड, कैरी इंटरेस्ट एट 12%। ठीक है, ऑन 31 अक्टूबर, अच्छा 1 नवंबर को ये आए हैं। ठीक है, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 77 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 3 इयर्स। अब इसमें 2 मसले हैं। पहला मसला ये 1 नवंबर को आया है, तो नवंबर, दिसंबर और अगले साल 30 जून तक, पहले साल में, ये दूसरा साल ही इसका पहला साल है ना, तो इस साल में ये सिर्फ 8 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। तो डायल्यूटेड ईपीएस में इसको कितने अरसे के लिए लेना है, जितना अरसा कन्वर्टेबल रहा। पहले 4 महीने तो था ही नहीं। ठीक है, तो आया कब, 1 नवंबर को, तो नवंबर, दिसंबर, 30 जून तक 8 महीने। तो इंटरेस्ट सेविंग भी फिर कितनी लेनी है, 8 महीने। ठीक है, अब सबसे पहले इंटरेस्ट सेविंग देखते हैं। 3 मिलियन इंटू ₹100, 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300 मिलियन हो गया। 300 मिलियन इंटू 10% 30, लेकिन चूंकि ये बॉन्ड्स हैं, टैक्स रेट कहीं गिवन है, ओह शुक्र है बचत होगी, वरना कर देते। ठीक है, गिवन तो नहीं है, नहीं है। ठीक है जी, तो 300 इंटू 10%, लेकिन 8/12 करना पड़ा क्योंकि पूरा साल आउटस्टैंडिंग नहीं। ठीक है, डन हो गया। न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर में कन्वर्जन लेनी है। क्या कहते हैं, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर्स। चलो ये तो आसान हो गया, 7 या 21, 21 क्या आ जाएगा, 21 क्या आ जाएगा, जितने कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन चूंकि सारा साल नहीं आउटस्टैंडिंग रहे तो यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने, 8/12। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रैंकिंग की, तो इनका भाईजान पहला नंबर आ गया, इनका पहला नंबर आ गया। अब वही तरतीब है, बेसिक तो पहले लिख ही चुके थे, उठा के, सॉरी नज़र नहीं आ रही है आपको, ये देखें, बेसिक इस साल की तो पहले लिख ही चुके थे। अब पहले हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को 20 और 14 को यहाँ उठाकर ऐड किया। ठीक है, ईपीएस निकाली, डाइल्यूट हो रही थी। फिर हम आए, हमने प्रेफरेंस शेयर्स के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उठाया और यहाँ लिखा, और ये डाइल्यूटेड ईपीएस है, अभी भी नीचे आई है। यहाँ तक भी कोई मसला नहीं था। अब थोड़ा सा मसला आता है, लेकिन उस मसले का हल मैंने पहले ही निकाल लिया है, ये छोटी सी एहतियात करके। 58 छोड़ा ही नहीं, बल्कि बेसिक ईपीएस को रीस्टेट करते हुए मैंने यहाँ पे लिख ही क्या दी है, रीस्टेटेड फिगर। अब कन्फ्यूजन ख़त्म। रीस्टेटेड डाइल्यूटेड निकालनी है तो रीस्टेटेड बेसिक उठाओ, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, 210 64.49 होगी रीस्टेटमेंट। उसके बाद वही पिछले साल में तो ये सिर्फ पड़े थे, कितने गए ये 60 और 30, बस वही 60-30 ऐड हो गए, यानी वही वाले हैं। ये देखो वही सेम वर्किंग है, 210 भी सेम, 60 भी सेम, ये 58 सिर्फ बदला है, 30 भी सेम। ठीक है, तो हमारी डाइल्यूटेड डीपीएस भी क्या हो गई, रीस्टेट। ठीक है, ये सोल्यूशन आप लोगों को दिया हुआ है, अगर स्टिल नहीं है तो कहते हो तो ये भी ग्रुप में भिजवा दूंगा, भिजवा दें, बस भिजवा दें, भिजवा दें। अब वक्त डाली रखना नटिए इसको। यार वो किधर गया है, चलें जी, अब ये सवाल भी हो गया है, बचा ही यही था। बड़े सवाल कर लिए यार आपने आज। बेटा मैंने कुछ पूछा नहीं है आपसे। एग्जाम्पल 2 हो गई है, क्वेश्चन बैंक 7 डिस्कस हो गया है, अदर एस्पेक्ट्स थ्योरी है, ज़रा देखते हैं, हिम्मत पड़ती है तो पढ़ लेते हैं। अभी इधर आ जाएं, बस हो गया सब कुछ, कुछ भी नहीं रहा मेरा। बस टारगेट वैसे तो उससे तो लेट ही होता नज़र आ रहा है, टारगेट था 6:30 तक ही हो जाएगा, लेकिन वो 6:45 पे जाता नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, मुझे मगरिब से पहले 15-20 मिनट चाहिए। मैंने आपके सामने पेपर रखना है और आपको ये बताना है कि आपने पेपर, देखो सारी तैयारी आप लोगों ने बेटा कर ली है। अब या तो आप आखिरी महीना नहीं पढ़ेंगे
आप डिज़र्व ही नहीं करते पास होना, फिर अच्छी बात है फेल ही हो। और अगर आप पूरा महीना आखिरी भी पढ़ते हैं और ये आप लोगों की सीरियसनेस ही, आप आज भी आए बैठे हैं हालांकि रेपिटेशन सी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपने पढ़ा है तो आखिरी महीना भी पढ़ते हैं, तो फिर आप अगर लूज़ करेंगे तो पेपर के 3 घंटों में 3-4 कीमती नंबर लूज़ कर देंगे। सिर्फ उससे बचना है आपने। तो एंड पे इंशाल्लाह हम डिस्कशन करते हैं। रीसेंट अटैम्प्ट वाला पिछला पर्चा ओपन कर लेंगे ना, उसको सामने रख के मैं सब कुछ उससे मिटा दूंगा, कुछ डिस्कस हुआ भी है तो ठीक है, मिटा के उसके बाद फिर वन बाय वन कि जिस पहले 15 मिनट आए आपने क्या किया, फिर उसके बाद देखा ये सवाल रिक्वायरमेंट पड़ी, वो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे वो 15 मिनट चाहिए, इसलिए प्लीज़ वो बहुत कीमती टाइम है आप लोगों के लिए। तो ऐसे फजूल में साथ वाले से बोलोगे तो मैं 5 मिनट इस बात पे लगा दूंगा कि चुप करके बैठो, इधर हो जाओ उधर हो जाओ। नहीं करता शुरू, ये अब फजूल बोला है तो देखो आप इस पे टाइम लगे, ये सारा टाइम कैलकुलेट किया करो। और कोई ये MCQs मार्क्ड बाय स्टूडेंट्स जी मुझे मिले थे करेक्शन ऑफ एरर के, आसान से ही थे पर देख लें अब बच्चों ने अब इतनी जो है वो चाहत के साथ मुझे ये निशान लगा के दिए हैं। यहीं से शुरू कर दें एंड से। और यार ये तो सवाल किया हुआ है, ये किसने लिख के दिया है? इसका सलूशन गलत है, जिसने भी लिख के दिया है वो इसलिए दिया है, किसने निशान लगा के दिया था? ओके, इसका सलूशन सही कर लें जी, ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे, बाकी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सवाल की एडजस्टमेंट आपने की हुई है। पेज नंबर 408 है और इसका सलूशन है, ये मैंने देखा ना तो सी था, मैंने जाके देखा, मैंने कहा पहले मुझे टाइम थी देख के ना बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा ये क्यों बच्चे ने निशान लगवाया, तो सारा सवाल किया हुआ है। तो मैंने कहा चलो देख लेता हूँ, हो सकता है कि उसने एडजस्टमेंट चेंज की हो, ऐसा कुछ नहीं था मुझे। लेकिन जो आंसर था ना वो मुझे फिर लगा कि शायद आंसर में कोई मसला नहीं है, तो मैंने देखा तो आंसर गलत था। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसने आगे अंग्रेजी सही लिखी हुई थी, वैसे सही है तो सी कर लें, ना कर लीजिएगा, सी चार्ली ऑप्शन कर लें 413 सफ़े पे। ठीक है, कर लिया जी। उसके बाद जी फरमाइशी प्रोग्राम में आया 36। ये भी बच्चा कौन सा था वाला? ये सवाल हमने किया हुआ है तो ज्यादा, लेकिन चलो काम की एडजस्टमेंट करा देता हूं, 1 मिनट के अंदर समझ आ जाओ ठीक है, वरना क्लास के बाद अलग से मिल लेना। ठीक है जी। वाइल रिव्यूइंग ड्राफ्ट फाइनेंस स्टेटमेंट स्काई फॉर द ईयर 17 फॉलोइंग एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड बैलेंस ऑफ 180, एंट्री बोलो विच इज इररिकवरेबल बट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ, तो करो राइट ऑफ। बैड डेट नहीं, हम नहीं करते, हम एंट्री करते हैं प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। ठीक है ना, प्रोविजन एक्सपेंस बना लेंगे लेजर कहते हो तो, नहीं करना तो कोई मसला नहीं, बैड डेट कर लो, बैड डेट रिटर्न ऑफ। ठीक है, जाना तो इसने प्रोविजन में ही है, कितना 180 और 180। आगे कहता है ए रिकवरी ऑफ 96 अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर वॉज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। चलें सही तो कर ही लेंगे, मैं सही वाला ही लिख लेता हूँ कि एंट्री होनी क्या चाहिए, कैश डेबिट बैड रेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। ठीक है, कितना, तो डेटर को गलत होगा, उसको डेबिट करके इसी को क्रेडिट करना है ना, मैं तो सिर्फ इम्पैक्ट निकाल रहा हूँ, मैं कौन सा रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर रहा हूँ, ध्यान रखना है ना MCQ के अंदर, तो जो चीज़ ज़रूरत हो सिर्फ वही करें। आधा गला तो मेरे जनरेटर ने बिठा दिया आज। एज पर SC's पॉलिसी रिसीवेबल्स के ऊपर 5% प्रोविजन है। अगर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 8 लाख है तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना होगा, तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है जी 800। अब भाई इधर देखो, करेक्टिंग एंट्रीज ने, मुझे माजरत के साथ एंट्री देखनी पड़ेगी ठीक है, लेकिन करेक्टिंग एंट्री ने डेटर को कम किया और करेक्टिंग एंट्री ने बेसिकली ना, ये मामला इस तरह से था ना यार, ओरिजिनल सिर्फ इम्पैक्ट से काम नहीं चल रहा, यहाँ तक तो बैड डेट रिटर्न ऑफ से तो काम चल रहा था कि सिर्फ 180 का इम्पैक्ट डाल देते, लेकिन मसला क्या आ रहा है, करेक्टिंग एंट्री ने डेटर्स को हिट कर दिया, ये तो होना था नहीं हुआ कर दें, इसलिए इसमें तो मसला नहीं आ रहा था। बैड डेट रिकवरी इनकम डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, पर इसमें मसला क्या था, उसने गलती से इसको डेटर्स में क्रेडिट कर दिया था 96। ठीक है, अब सही करना है तो कैश तो हो गया था जो होना था,
डेटर्स क्या हो गए, डेबिट, और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था ना कि इन दोनों का तो मसला ही नहीं है, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस कम हुआ, यानी इनकम बढ़ गई। तो इनकम, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करता है, ठीक है, तो बोलो, और इनकम का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ा देता है। लेकिन अभी एक चीज़ रहती है और वो है प्रोविजन का असर। तो सिर्फ प्रोविजन पकड़नी है तो यहां से पकड़ो, डेटर्स कम हुए और डेटर्स बढ़े, शॉर्टकट बताया था, शायद आप भूल गए हैं या क्लासें नहीं ली थी उस वक्त, जो भी था। हमने कहा था कि अगर डेटर्स अनएडजस्टेड नहीं अवेलेबल तो कोई मसला नहीं है, ये सवाल जब करोगे ना इंशाल्लाह वहाँ लिखी हुई ये चीज़ें मिलेंगी। मैंने कहा था डेटर्स पे इम्पैक्ट देख लो, डेटर कम हुए हैं 180 से, बढ़े हैं 96 से, तो नेट में क्या हुआ है डेटर्स का असर, कितने से कम हुए, 80, इसके ऊपर 5% लगाओ, अगर डेटर्स कम हुए हैं तो प्रोविजन भी कम होनी चाहिए, यहां से एडजस्टमेंट हो जाएगी। जी बोलो, 4.2, ये 4.2 से प्रोविजन कम करनी है, प्रोविजन बढ़ाओ तो क्रेडिट होती है, कम करनी हो तो कम करें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से, 4.2 से। अब ये बैड डेट एक्सपेंस की कमी प्रॉफिट को बढ़ाएगी, ये कहानी हुई। अब बताओ आंसर क्या आता है, 711.8 है कोई ऑप्शन, सही नहीं है, 800 माइनस 180 जमा 96 जमा 4.2, 700, ये आ रहा है जी, कितना है कोई ऑप्शन, क्या ये गलत सी से लिखा है, मैं भूल गया, वो उधर तो सही लिखा था ना, बैड रिटर्न ऑफ लिखना था, सारी। अच्छा, सॉल्यूशन में भाई 800 में से 180 माइनस करना है, 96 और 4.2 ऐड करना है, नहीं और लेस ऐड पिक्चर, ये उस सवाल के अंदर ये ऑलरेडी पिक्चर आपके पास है, रजिस्टर पे ये एडजस्टमेंट है, वही उसने उठा के यहां लिखी हुई है, कसम से सेम है, एडजस्टमेंट नहीं बदली उसने, एज इट इज उठा के एक्सेप्ट करके यहां रखी है। A suspense account was opened when a trial balance failed to agree. Following errors were discovered afterwards. A payment of 5 लाख to supplier was credited to his account. यानी गलती से, मैं रॉन्ग एंट्रीज कर रहा हूं क्योंकि उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो मैं रॉन्ग एंट्री करता हूं, पता लगे। कहता है जी क्या हुआ है, पेमेंट टू सप्लायर की एंट्री तो होती है, चलो आपको समझ ओरिजिनल से आती है, कैश क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है, पर गलती से उसने क्या कर दिया, कैश को गलत नहीं करता, पता है ना आपको, अकाउंटेंट 5 की, ठीक है, गलती से क्रेडिटर को क्या कर गया, क्रेडिट। अब एक चीज़ 5 से एक चीज़ डेबिट होनी चाहिए थी, वो गलती से एक तो डेबिट नहीं हुई, दूसरा क्रेडिट हो गई, तो सही करने के लिए एक बार गलत क्रेडिट को सही करना है डेबिट, और फिर तो इसका मतलब डेबिट साइड पर 10 की एक तो ये कमी है, ठीक है, यही जब ट्रायल के अंदर फर्क आएगा इस तरफ 10 का। फिर रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं परचेज रिटर्न, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न बना ली। चलो जी एंट्री कर लेते हैं, हमें कैसे पता लगेगा ओरिजिनल जी, हाँ बेटा आपने इस अंग्रेजी को पढ़ा है, पेमेंट क्रेडिटर को थी, गलती से उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी। भाई पेमेंट क्रेडिटर को तो अकाउंट में डेबिट होती है, क्रेडिटर डेबिट होता है, लेकिन गलती से उसने क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया हुआ है, तो एक चीज़ डेबिट होनी थी, वो एक तो डेबिट ना हुई,
दूसरा उल्टा गलती से क्रेडिट हो गई, तो डबल गलती हो गई है। एक बार इस गलत क्रेडिट को सही करने के लिए डेबिट करोगे, दूसरी बार फिर जो डेबिट नहीं हुआ वो डेबिट करोगे, तो 10,000 से डेबिट करना पड़ेगा इस गलती को सही करने के लिए। लग गई समझ शक्लां देख के? भाई वो कह रहा है अ पेमेंट ऑफ 5,000, ये बनती है ओरिजिनल एंट्री। वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू, रेक्टिफिकेशन का टॉपिक पढ़ा तो हुआ है ना, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो कैश के बारे में क्या कह रहा है? कुछ नहीं, वो गलती करता भी नहीं, और जिस एंड के बारे में चुप हो वो सही है, यानी कि डेबिट कुछ हुआ ही नहीं, जो भी था वो क्रेडिट ही हो गया। अब रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, मैंने करनी नहीं है रेक्टिफाइंग एंट्री। बेसिकली तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस गलती का असर क्या पड़ा होगा ट्रायल पे। रेक्टिफाइंग एंट्री भी करो ना तो वो यही निकलेगा कि एक तो क्रेडिटर को आपने डेबिट करना था वो नहीं किया, दूसरा उल्टा गलती से क्रेडिट कर दिया। तो सही करने के लिए एक बार इस गलत क्रेडिट को सही करने के लिए डेबिट करोगे, दूसरी बार जो डेबिट होना था नहीं हुआ वो भी करोगे। पहले वाले 5 से तो गलत क्रेडिट का असर नहीं होगा, जो पेमेंट का असल डेबिट था वो भी तो करना है, तो फिर ये डबल इंपैक्ट पड़ा। ठीक है ना? तो ये 5+5 मैंने यूं लिख दिया कि डेबिट साइड के ऊपर कमी है आपकी 5 + 5 10 की। ठीक है, 10 की कमी डेबिट साइड पर कमी है। ओके, आगे बढ़ो, अब डायरेक्ट कर लेना मेहरबानी। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, कितने से जी? 0.4 बन रहा है, यही बनता है ना। वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू, भाई अब पढ़ा हुआ तो ये था ना सारा कुछ, ठीक है। बहरहाल अब ये टाइम ऐसे ही जा रहा है जी। गलती से क्या कर दिया हमने? वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू, बोलो किस पे? अच्छा, अब अगली बात, जिसके बारे में चुप है उसको तो कभी भी हमने गलत अज्यूम नहीं किया था, यानी कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ। ये करवा रहा हूँ, ऊपर वाला भी ऐसे ही हो जाना इंशाल्लाह, वो नहीं करवा रहा, ठीक है। क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ। अब ये भी वही मसला है, एक तो आपने करना था, देखो क्रेडिटर तो सही हो गया ना, कहानी खत्म हो गई। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, यानी आपने एक चीज क्रेडिट करनी थी वो क्रेडिट ना की, एक तो ये गलती थी, दूसरा एक और गलत चीज डेबिट कर दी। तो इस गलत डेबिट को सही करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और दूसरा जो क्रेडिट नहीं हुआ वो भी क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब 0.8 की कमी क्रेडिट साइड पर भी रह गई है। पता नहीं, देखते हैं आगे। कहता है पेमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड बाय 1000 वाज ओनली क्रेडिटेड टू बैंक। पैटी कैश कहते हैं कि आपने बड़े कैश के दराज से पैसे निकाल के ऐसे ही छोटे दराज में रख दिए हैं और एक बंदे को ऊपर बिठा दिए, छोटे मोटे खर्चे यहाँ से करते रहा करो यार, ठीक है। तो उसकी एंट्री होती है पैटी कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, यूं कह लें, ठीक है ना। कितना है? 1000। ये एंट्री होनी थी पर सिर्फ यही हुई है। इस सस्पेंस आता ही ऐसी एंट्रियों से था, यहां कुछ नहीं हुआ। अब सिंपल पैटी डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर दें, यानी कि एक चीज डेबिट होनी थी वो नहीं हुई, तो डेबिट साइड पे एक का ओनली 1 डेबिट साइड पर कमी है। अब ट्रायल में मामला क्या गड़बड़ हुआ है? ट्रायल में 2 कमियां ऐसी हैं जो डेबिट साइड पर हैं और एक कमी ऐसी है जो क्रेडिट साइड पे है। नेट कर लो, डेबिट बैलेंस होगा, यहां पर आंसर आ रहा होगा, डेबिट क्रेडिट के साथ लिखा हुआ। तो नेट करके आंसर बताओ। 11 में से 8 निकले तो 10.2 सॉरी, 11 में से 0.8 निकले तो 10.2, ये बी है, ठीक है। इसी तरह से आपने दूसरे सवाल भी करने, ये इस तरह से बेसिकली हैं एमसीक्यूज, ठीक है भाई। हो पूछने वाला ही था, ठीक है, कोई मसला नहीं। आगे भी ऐसे ही हैं, देख लो। अ सस्पेंस वाज ओपनड व्हेन, तो वही वाली कहानी है, एक बिल गलती से ऐसे हो गया वैसे। तो इस तरह से ही आपको करके सोचना पड़ेगा कि क्या होना था जो नहीं हुआ, जो नहीं हुआ उस तरफ कमी है, वो लिख लो, एंड पे टोटल कर लो, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन एक करवाना जरूरी था इनमें से। अच्छा हुआ बच्चे ने सवाल पूछ लिया। शची,
भाई खामोश रहेंगे प्लीज़। यार बुलाए ना ज़रा यार किसी को, ये क्या फजूल लोग बैठे हुए हैं, एंड पे निकाल देते हैं आप इनको, पहलवान को हैं। चलें जी, अब ये भी कर ही देते हैं। अब गुलशन क्रिकेट क्लब, बहुत बोरियत फील हो रही है आपको? नहीं, सिर्फ अप्रोच बतानी है। बच्चे जो पूछ रहे हैं उनको कहो कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। यार पानी तो पिला दो, ये ढक्कन खोलो। खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। ये तुमने हंसी हंसी है ना, मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी हंसी पे। तुमने साबित किया आखिरी दफा, मैंने बात नहीं माननी आखिरी दिन, है ना? खड़े ही नहीं हुआ। अब रहने दो, अब ना खड़े होना, बस छोड़ो, बस अब जाओ। अब मैं नाराज हो गया हूँ इस बात से। अच्छा जी भाई साहब, रिक्वायरमेंट पढ़ें। समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स और इनकम एक्सपेंडिचर, दोनों चीजें बनानी है इसमें। अच्छा, एक तो ये सवाल अच्छा है, लेकिन इस सवाल के अंदर एक थोड़ा सा मसला है। वो मसला, ये किधर को चला गया यार, चैप्टर ही बदल गया है। यही है, पता नहीं कहाँ चला है। यार उठ जाओ भाई, प्लीज 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 प्लीज, चलें यार, चलें, पीछे चले जाएं। आप भी साथ ही चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, इज्जत करवाएं जाते जाते। चलें, चले जाएं। अरसलान तुम भी चलो, अब्दुल्ला चले जाओ, पीछे चले जाओ, जल्दी करो। आप लोग ये चाह रहे हैं कि मगरिब भी पढ़ के फिर वापस आना पड़े, आधा घंटा और। प्लीज़ तशरीफ़ ले जाएं पीछे। आप उधर ही खड़े हो जाओ प्लीज़, वहीं खड़े हो जाओ, जल्दी करो। हाँ, और आगे आ जाओ। बच्चों मसला इस सवाल में क्या है? मसला इस सवाल में ये है कि फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ गुलशन। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है बिल्डिंग का। उसके अलावा सिर्फ ये लिखा हुआ है कि बिल्डिंग को डायरेक्टली एसेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, यानी कि ये अकाउंट्स डेप्रिसिएशन इनमें ही जाती है ना। ये बुक्स भी एसेट होता है, ठीक है ना? अकाउंटिंग बुक्स होंगी, कोई होगी ऐसी चीज़, ठीक है? ये चारों एसेट्स हैं, इसको छोड़ो, बस बुक्स हैं। बुक्स होती हैं, अकाउंटिंग बुक्स होती हैं, ठीक है? इंटेंजिबल होगा कोई आपको इससे, आप बस टेंजिबल समझें इसको, ठीक है? ये चार एसेट्स बुक वैल्यू पे पड़े हैं। कैसे पता लगा? वो कह रहा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैज़ बीन क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द एसेट अकाउंट, ठीक है? अब उसके बाद उसने सिर्फ क्या बता दिया, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट कितना है, 5%, ठीक है? अब जो बात सामने है वो सिर्फ इतनी सी है कि बिल्डिंग अकाउंट है। ये ना बड़ा अजीब सवाल इसलिए है, थोड़ा सोचना पड़ना था, ठीक है? बुक वैल्यू पे बिल्डिंग अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस है 602400, क्लोजिंग बैलेंस है 6438150। अब वो कह रहा है डेप्रीसिएशन तो हुई है, पता कोई नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब
नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस सिर्फ ये डेप्रिसिएशन है। आगे कहता है क्लब के मेंबर, वो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, वो तो आपने करनी है जब घर पे अभी सवाल करना है। मैंने रिवीजन प्लान में इसको डालना था, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा अप्रोच बताने के लिए। अब बच्चों, अज्यूमिंग कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है और डेप्रीसिएशन रेट 5% है, चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस है, उसको छोड़ो, ठीक है। ओपनिंग में ये पड़ा है और 5% है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ओपनिंग 100% है और ये 95% पे आ गया हुआ है। तो आप अपना फॉर्मूला लगाएं फिर। गिवन अमाउंट 6438150, ये 95 पे है। हमें क्या चाहिए आज? 5 चाहिए। क्लोजिंग तक आते आते मेरे बच्चों, क्लोजिंग तक आते आते एडिशन ऐड हो चुके होते हैं, डिस्पोजल लेस हो चुके होते हैं, तो इसमें दोनों चीज़ों का असरात होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई एडिशन होगा भी सही तो सवाल में खामोश है, हमें उसको साल का पहला दिन अज्यूम करके ये वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि साल का पहला दिन अगर अज्यूम कर लेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है, डेप्शन तो पूरे साल की होनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्लोजिंग में 95 पड़ा है, ये सारे एसेट्स ओपनिंग में थे, क्लोजिंग में ये इतने एसेट्स हैं, तो डेप्रिसिएशन 5% है। बताओ क्या आंसर आता है? 3350। ये करने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। अल्लाह करे हो ही जाए। नहीं हुआ? ओए होए होए होए, किस तरफ बैलेंस आ रहा है? बोलो कितना? भाईजान इसका मतलब ये एडिशन है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई? असल में ना, इधर देखना, ज़रा देखना सारे, मैं इसको 100 अब नहीं कह रहा। असल में सवाल खामोश है ना, साल का पहला दिन अज्यूम करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ये सारा ही मिलकर क्या है? 100%। देखो ना, अगर एडिशन साल के पहले दिन हुआ है तो इस एडिशन ने भी सारा साल डेप्रीशिएट होना है, तो मतलब ये फिगर सारी की सारी ऐसी है जो सारा साल 5% कम होके यहाँ 95 बचेगी। सवाल खामोश है तो हम डेट ऑफ एडिशन तो इस साल का पहले दिन ही अज्यूम करते हैं। और मैंने ये तो नहीं लिखा, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि 5% अगर डेप्रिसिएशन इस जगह से माइनस होती है तो ये चीज़ जो है 95 पे आई पड़ी है। फिर तो मैंने इसको डिवाइड किया, 95 से 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर निकल आया। अगर किसी एसिड के अंदर एडिशन नहीं होगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेट्स ट्राई, अल्लाह करे अगला ना हो, वरना फिर तीसरा भी कराना पड़ेगा। फर्नीटूरे कैसे निकालें? फिर वो डाटा देगा ना बेटा, अगर डिस्पोजल आएगा तो ऐसे थोड़ा ही आएगा, फिर वो डिस्पोजल का डाटा देगा जिससे आप फिगर यहां लिख सकेंगे। वो वाली अभी नहीं दिया उसने, लेकिन वो खामोशी से हो सका इसी वजह से क्योंकि साल का पहला दिन अज्यूम कर लिया। अभी देख लो, ठीक है। वो सवाल बना, ये ना कहा करो अगर इसमें ये होता, अगर इसमें ये होता तो वो 7600 चीजें और देनी पड़ती उसको, तब जाके वो सवाल होता। और ऐसा सवाल किसी जमाने में आया करता था इंट्रो FR 1 में, जब लेजर्स बनवाता था मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाला। आम सवाल नहीं होता था, बड़ा खास सवाल होता था, वो इंट्रो में कराया जाता था। पता नहीं आजकल करवाया जाता है या नहीं इस तरह का सवाल। लेवल अब किस तरह का है, ICAP का टेस्ट का MCQs होते हैं, जो भी होता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बड़ी कहानी और है भाई। फिर वो सवाल के लिए तो फिर एक लेक्चर होता है स्पेशल, वो इंट्रो के अंदर 2 भी लग जाते हैं कभी कभी, जब पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो और कहानी है। वैसा नहीं है, सिर्फ जो सादा बात जैसे बता रहा हूँ बस वैसे ही है। अगर कुछ होगा वो बताएगा तो फिर आप लिख लोगे एडिशन है, ये है, फिर सारा कुछ आपसे, फिर ये रेट, फिर सब कुछ ऐसे नहीं निकलेगा। ये तो डिफरेंट इसीलिए हुआ, ये सवाल है इस तरह का, ठीक है। फर्नीचर ओपनिंग बताओ यार, ये कर लें पहले हारू जी। 30 इस तरह का एक ही सवाल है, यही है, ठीक है ना। हाँ, बस इसमें यह है कि ये काम भी सिखा लूंगा, मेरा दिल ये था, और साथ में रिसीट पेमेंट बनाना आ सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एडिशन की एंट्री क्या होती है? बिल्डिंग डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट, ठीक है। तो बिल्डिंग डेबिट तो यहां आ गया, रिसीट पेमेंट क्रेडिट आपने रिसीट पेमेंट बना के करना है।
और एक आधी फिगर बड़ी टेक्निकल तरीके से भी निकलनी है एक्सपेंस वगैरह की, उससे कैश निकाल के इधर लाना पड़ेगा, क्लोजिंग वगैरह रिसीट पेमेंट का निकालना होगा। देखोगे इंशाल्लाह बड़े मजे का सवाल है, लेकिन जो चीज़ गड़बड़ करती है ना वो मैं सिखा रहा हूँ, बाकी तो आप हाथ पाँव मार के कर ही लेते, लेकिन मेरा दिल था कि ये सवाल आप करें भी ज़रूर। अच्छा सॉरी 2710 जी। अब इसका डेप्शन मेथड कितना है 10, इसका मतलब ये 10% कम हो चुका है, तो क्लोजिंग, सवाल ने कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं बताया, अगर कोई निकला तो वो एडिशन साल के पहले दिन होगा, डिस्पोजल भी साल के पहले दिन होगा, कहानी खत्म। डिस्पोजल होगा तो 1 रुपए की डेप्शन नहीं होगी, एडिशन होगा तो 1 रुपए की डेप्शन माफ नहीं करेंगे, सारा साल कर देंगे ना। तो दोनों सूरतों में हमें सही है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सवाल ने डेट नहीं बताई, वरना तो सवाल को सारा डाटा देना पड़ेगा भाई, समझ आई है? ठीक है जी। अब अगर ये 95 ना कर देना, अब ये 100 है, ये इधर 100 होगा ना, 5% कम होके ये 95 आ गया, ठीक है सॉरी जी। 800 डिवाइडेड बाय 90 है, और 10 कितना होगा, वो गिवन अमाउंट वाला फॉर्मूला 00। बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या है, मतलब कोई एडिशन नहीं था, नहीं, ठीक है। इस तरह से आपने ये अप्रोच देखें, इस तरह से आपने ये 4 अकाउंट्स बनाने थे, ठीक है। 5वीं इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, लेकिन सुकून है, वैसे ओपनिंग में कोई नहीं थी, क्लोजिंग में आ गई, मतलब इसी साल खरीदी है इन्वेस्टमेंट, कैश नज़र आ रहा है, फिर रिसीट है, एडिशन है, ठीक है। कैश फ्लो तो नहीं बना रहे ना, लेकिन आज कैश की तरफ क्यों मुसीबत पड़ी है दोबारा, उन्होंने रिसीट पेमेंट मांग लिया है, तो मुमकिन है ना ऐसा हो जाए कभी, जो ऐसा हो जाए तो असल सिखाना तो रिसीट पेमेंट था, लेकिन ये शरारत सवाल है ना, जो थोड़ा सा शरारत है सवाल के अंदर, मैंने कहा ये भी सीख लेंगे चलो साथ के साथ, बाकी सवाल में असल मकसद है रिसीट पेमेंट सिखाना, किसी और सवाल में बना लेते आप तो भी सही था, ठीक है ओके। अच्छा, उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन आ रही है, प्री पेमेंट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, सब्सक्रिप्शन है, बाकी कोई सवाल में और जान है ही कोई नहीं इसके अलावा। तो ये ही 2 चीज़ें थी, एक इस तरह से कैलकुलेशन करना, और दूसरा रिक्वायरमेंट में रिसीट पेमेंट का होना, ठीक है जी। तो ये रिवीजन प्लान में होगा, इसलिए बेहतर है आज ही कर लीजिएगा जी। हाँ, और की मैं अलिफ लैला सुना रहा सी, गैरतमंदो चुप कर जाओ। खड़े हो जाओ, आखिरी क्लास में खड़े हो जाओ, दोनों वाइट कपड़ों और रेड शर्ट वाले, आखिरी क्लास में खड़े होकर दिखाओ, बच्चों को शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, आखिरी क्लास में आखिरी लम्हात में तुम लोग। तो सवाल क्लास के बाद कर लो, ख़त्म हो ही जाएगी, सारी रात बैठ के करो, ऊपर लाइब्रेरी 2 बजे तक खुली होती है, मेरी क्लास तो मुझे कराने दो, बैठो आके यार आप लोग प्लीज़। नहीं यार अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसे, बैठ जाओ आप लोग भी भाई, ये हो जाएगा सवाल आज के आज। और कुछ रह तो नहीं गया, अदर एस्पेक्ट्स रह गए हैं। ओ दिस वन इज द इंपॉर्टेंट वन, लेकिन बहुत आसान, बहुत ही खूबसूरत, क्या ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसमें ना मैंने इस चैप्टर में मैंने प्लीज सुने, इस चैप्टर में मैंने 2-3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको निशान लगवाने हैं। वैसे तो मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिख के भेजता हूँ रिवीजन प्लान में भी कि ये पढ़ के जाने, अंडरस्टैंड करके जाने, स्टिल किताब के ऊपर निशान मैंने ना लगवाया तो आपने कहना है इसकी ज़रूरत नहीं है। कैश फ्लो के अंदर 2-3 जगहों पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा डाटा आपने रीड ओनली वाला रखना है, जो आज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे टीए को आप बता देंगे, मैं वो नोट कर लेगा, और जिस दिन मैंने स्टैंडर्ड्स आपको हाईलाइट करके देने हैं ना, वो अगर कल टाइम मिला तो, वैसे मुश्किल है कल टाइम मिले तो, FAR 2 का काफ़ी काम है, तो वो जब मैं FAR 2 को मैंने अभी बुलाना है, आपकी तो आज क्लास फाइनल हो रही है ना, उनको 9 या 10 को बुलाना है, तो उस दिन जब मैं आऊँगा तो उनको पढ़ाने के बाद एंड पे फिर मैं बैठ के आपके लिए स्टैंडर्ड्स को हाईलाइट कर दूंगा इसी कैमरा में। तो उसमें फिर जो इश्यूज़ आए भी होंगे इस कैश फ्लो की अगर थ्योरी में, तो आप वो टीए को नोट करवा दीजिएगा।
बट प्लीज़ अगर किसी चीज़ की इजाज़त दी जाए तो उसको इतना मिसयूज़ ना किया करें कि उसका फ़ायदा ना रहे, उसे बंद करना पड़े। तो लेजिटिमेट जो पॉइंट हो सिर्फ वो पॉइंट आपने रेज़ करना है और किसी एक टाइम को डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे आज जुमा है तो संडे की नाइट तक आप पढ़ के और एक ही बार सारे बच्चे संडे की नाइट को वो मैसेजेस कर दीजिएगा कि जी ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई होता है तो, लेकिन वो मैं निशान में इसलिए लगवाऊंगा कि क्या पता कोई एक आधा MCQ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं बना के लाया हूँ, इधर देखो ज़रा। ये मैंने अज्यूम किया था डाटा, ब्रॉड डाउन 70, ऐसे बंदा बोलता नहीं ब्रॉड डाउन कितना है जी 70, सेल्स इतनी, बैड रिटर्न ऑफ इतने, क्लोजिंग इतना, गिवन है, ठीक है। ऐसे ही ओपनिंग प्रोविजन, बैड रिटर्न ऑफ यही वाला आ गया और क्लोजिंग गिवन है। अब कैलकुलेटर पे मुझे आप निकाल के दीजिए बैलेंसिंग डेटर के अंदर कैश कितना आ रहा है, ये आप निकाल रहे हैं, ये बस याद रखिएगा। भाई प्लीज कर लें, 17 ये आपने निकाला है, माइंड इट, ठीक है। मैंने ये सारा डाटा अज्यूम किया था, आप कुछ भी और अज्यूम कर लें, फिर कैश आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है 19, इत्तेफाक से वो सेम हो गया। बैड डेट एक्सपेंस, ये हमारा बैलेंसिंग आया है, ये हम लेके जाते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बस इतने से डाटे से मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाने लगा हूँ, तो मैं उसमें सिर्फ क्या लिखूंगा, सेल्स, और कुछ है ही नहीं मेरे बिजनेस, बस यही है, ठीक है। अज्यूमिंग बस यही है, सेल्स, फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ एक एक्सपेंस है, और कुछ भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है, ठीक है। नहीं है तो नहीं है, बस मैंने कुछ प्रूफ करना है। और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। 2021 साल लिखा हुआ है, ठीक है। 1875 की सेल आ रही है, 1875 की सेल आ गई और 19 रुपये का एक्सपेंस आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 1857, और कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर करंट डेटर्स, करंट एसेट्स में डेटर्स नेट होके आ रहे हैं, कैसे पता चला? देखो ना, मुझे तो आज पता था कि डेटर्स 70 और 190 हैं, ठीक है, 70 और 190 है ना, लेकिन बैलेंस शीट के फेस पे क्या नजर आ रहा है 63 और 171, ठीक है, सही है, नेट करके शो किए हुए हैं, ओके डन। अच्छा, बैड रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर ऐसे लिखा होता था सवालों के अंदर, हम एंट्री करते थे। खैर ये मैंने ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन बना दिया। पर्चे में सवाल आपको इस तरह से आता है, कैश फ्लो के सवालों में इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है, ठीक है। कैश फ्लो बनाना शुरू करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के अंदर तो आपको कह दिया था कि डेटर्स मजबूरन ग्रॉस पे ही बनेंगे, प्रोविजन ने भी आना है, मसला सिर्फ इसमें था, ये पेंडिंग किया था हमने, याद है। पीबीटी से कहानी शुरू करेंगे, बोलो। नॉन कैश को एडजस्ट करेंगे, वर्किंग कैपिटल आइटम्स को चेंज को लेके जाएंगे और कहानी खत्म। ऐसे ही है, मैं सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तक मैंने जाना है, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1858, कोई नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर्स को समझाया क्या हुआ है, नेट करके ले जाओ, ठीक है, नेट वाले डेटर्स को उठाओ, नेट ही पड़े थे हमारे पास 63 और 171, इसका डिफरेंस क्या है, एसेट बढ़ रहा है तो ये एसेट डेबिट तो कैश क्रेडिट, तो -108। अब बस डाटा तो ख़त्म हो गया। जब आपने इसको नेट किया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ रहा है 1748, और जो कैश फ्लो आपने निकाला था वो कितना था 1748। आपने तो बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री नहीं की, तो ऐसा क्या जादू किया आपने कि ये खुद ब खुद सेल्स वगैरह बैड डेट रिटर्न ऑफ वगैरह कैश में कन्वर्ट हो गए। वो जादू ये होता है ओपनिंग क्लोजिंग का जो आप डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, और पीबीटी से काम स्टार्ट किया होता है। आज हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। मैं इसको करीब करता हूँ अब, क्योंकि दूसरे वाला दूर पड़ा है, अभी वो पड़ा रहे, ठीक है। और भाई सही है। अच्छा, अब अगली कहानी आती है, ये तो हमने सीखा भी होता सर, नई बात क्या है, बस ये तो आज हमें सिर्फ इतना प्रूव हो गया कि हाँ जो कैश
होना चाहिए था, वो कैश निकल भी आया है। जो डायरेक्ट में हम निकालते थे डेटर के अकाउंट से, यहाँ पे नहीं बनाते थे ना। मैंने कहा था जो वर्किंग कैपिटल की चेंजेस नहीं लेते उसमें ऑटोमेटिकली ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है। आज प्रूफ हो गया, लेकिन ज़रूरत नहीं है याद रखने की, आपको पता है कि किस मेथड में क्या करना है। हाँ, आज मैं ये कहने आया हूँ आपको कि अगर आप इस मेथड के अंदर नेट की बजाय ग्रॉस डेटर्स लेते हो, मिसाल के तौर पे सवाल के अंदर उसने दिए ही नेट डेटर्स होते हैं, ऊपर वाली कहानी छुपाई हुई है, ठीक है, और अदर इन्फॉर्मेशन में उसने लिखा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज, पता नहीं कितनी बनाई थी मैंने, नहीं ये बन रही है 10% ना, कुछ देखा तो होगा ना 10%, 190 का 10 19 और ये इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 10%, ठीक है। अब ये देखकर मैंने सिखाया हुआ है आपको खुद से वर्किंग करनी पड़ेगी। सवाल में अगर ये गिवन नहीं है प्रोविजन, ये सिखाई हुई है आपको, ये डायरेक्ट मेथड के लिए ज़रूरी जुज़्व था, तो इसलिए हमने इसको सीख लिया था। चलो जी, मैंने ये वर्किंग कर ली, मुझे डेटर्स ग्रॉस भी मिल गए। अब मेरा ये दोस्त कहता है नहीं सर, मैंने नेट डेटर्स नहीं लेके जाने, मुझे नहीं पता, मैंने ग्रॉस डेटर्स ही लेके जाने हैं। तो मैंने कहा बेटा अगर ग्रॉस डेटर्स लेके जाओगे तो फिर प्रोविजन को इग्नोर नहीं कर सकते, फिर उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मसला कोई भी नहीं है, बड़े सुकून से देखो ज़रा। दूसरी कैश फ्लो बनाते हैं हम जी, मेथड वही है, मेथड तो डायरेक्ट ही है, ठीक है। पीबीटी कितना है 1856 स्टार्टिंग पॉइंट, कोई नॉन कैश एडजस्टमेंट अभी तक नहीं है, ठीक है। डेटर्स आपने कौन से उठाए, ग्रॉस। अब ग्रॉस डेटर्स 70 से 190, कितना डिफरेंस है 120 का, 120 से डेटर्स बड़े हैं तो कैश ने क्या होना है, कम, ठीक है। लेकिन साथ ही ख्याल आया आपको, ओहो हम तो ग्रॉस डेटर्स ले गए हैं तो प्रोविजन भी तो अब यहीं पे ही है, वो तो कहीं नहीं छुप पाई, तो प्रोविजन को भी मजबूरन आपको लेना पड़ेगा अहमद भाई। अब प्रोविजन के लिए भी उसूल वही रख लें, हालांकि नॉन कैश एडजस्टमेंट में जा रहा हूं, वहां पे हम इस तरह से नहीं देखते थे ओपनिंग क्लोजिंग, लेकिन ये टिप है आपको कि प्रोविजन के लिए भी वही काम कर लें। क्या काम कर लें, प्रोविजन को भी देखें, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए प्रोविजन बढ़ रही है। प्रोविजन इज जस्ट लाइक लाइबिलिटी, इट इज नॉट अ लाइबिलिटी बट इट इज कॉन्ट्रा एसिड, तो जस्ट लाइक लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़े तो लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो दूसरा इंपैक्ट कैश में क्या होगा, डेबिट कितने से बढ़ी, तो नॉन कैश एडजस्टमेंट्स में जाके मजबूरन आपको +12 लिखना पड़ेगा। जब ये करके आप इधर आए तो आंसर फिर भी सेम है। तो ऑप्शन का मतलब ही यही होता है कि आप इनडिफरेंट होते हैं, दोनों में से जो मर्जी काम कर लीजिए, ठीक है। भाई बैड डेट रिटर्न ऑफ के बारे में कहा था कि वो तो पक्की बात है, सिर्फ इग्नोर ही होते हैं, उनका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। प्रोविजन के बारे में कहा था ऑप्शन है, याद है। तो बैड डेट तो हमने दोनों मेथड्स में, दोनों अल्टरनेटिव्स में इग्नोर किया है। प्रोविजन का मसला था, हम नेट डेटर्स ले जाते थे, प्रोविजन इग्नोर इस तरह से करते थे, लेकिन जब ग्रॉस डेटर्स ले गए तो प्रोविजन को अलग से एडजस्ट करना पड़ा। अब या तो मुझे लगता है इस बार पूछेगा ही डायरेक्ट मेथड, तो फिर डेटर और प्रोविजन के वैसे ही लेजर बनने हैं, और अगर वो इनडायरेक्ट पूछे और प्रोविजन की एडजस्टमेंट आ जाए तो मेरा मशवरा है, मैं इस रिकमेंडेशन को बदल रहा हूं। मेरा मशवरा है आज के बाद, ये देख लो आपके सामने लिख के लाया हूं और बदल रहा हूं, ठीक है। क्या रेकमेंडेड है, वो आसान है लेकिन ये रेकमेंडेड है, उसके पीछे बेटा एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि आई कैप ने आजकल इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है, तो आई कैप को फॉलो करना चाहिए। दोनों ऑप्शंस हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसकी तस्वीर पहले ले लो सोल्यूशन की, उसके बाद फिर ये भी मैं, ये यार कहाँ है दानिश भाई, बैठे थे अभी, नाराज़ होकर चले गए, आप लोग बोलना शुरू हुए तो देखा ना, दानिश को नाराज़ कर दिया आप लोगों ने। टॉफ़ी से राज़ी कर लेंगे। अच्छा ये भी मैं अब भाई दानिश को जाके बोलो कि लिख ले, बुलाओ उसको। जी भाई, भाई ये फिर क्लास के बाद दोबारा आओ, या रिकॉर्डिंग होगी उसको सुन लेना, अवेलेबल होगी। अब का टाइम है दोबारा इसको रिवाइज करने का, इतनी आसान बात को। इसके लिए तो अपलोडेड है, सुकून से बैठ के ठंडे दिमाग से सोचना। वैसे भी क्लास एंड हो गई है,
कोई छोटी मोटी चीज़ है भी तो मैं बस निशान लगवा दूँ, मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा बस, ठीक है ना, रिलैक्स हो जाओ ज़रा। सॉरी बेटा, चाय अगर आती तो इतना भी ना पढ़ा होता, ठीक है, माजरत के साथ। ओ गैलेक्सी के बारे में भाई 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 दानिश लिख लो, अब ये पेंडेंसीज हफ्ते बाद, ये 10 तारीख तक ही सवाल आएगा आपको, ठीक है। 10 तारीख इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने FAR 2 को 10 तारीख को बुलाया हुआ है 6-7 घंटे के लिए, तो FAR 2 को पढ़ाने के बाद थोड़ा सा टाइम जो आपके लिए होगा उसमें मैं ये सवाल डिस्कस कर दूंगा। मुझे वैसे बच्चों की कोई ज़रूरत तो कोई नहीं होगी, सवाल डिस्कस करना अच्छा है, कैमरे को जल्दी समझा लेता है बंदा, लेकिन स्टिल मैं मैसेज करवा दूंगा। कुछ बच्चे हो सकता है लाइब्रेरी में बैठे हुए हों, ठीक है। मैं साकिब को क्यों बुला रहा हूँ, मैं यहाँ पे खुद लिखता हूँ कि इसको टू बी गिवन, लेकिन भाई आप भी लिखो, याद आपने फिर भी करवाना है, टू बी प्रोवाइडेड टिल 11th, वो तो अभी हो जाएंगे एक आध दिन में, ठीक है। अब भाई 1 मिनट, मैंने बंद नहीं करवाया, कैश फ्लो के 2-4 पॉइंट्स वो भी उसी में भेज दूंगा। 2-3 चीज़ें इसमें रही हैं बिल्कुल छोटी छोटी, ठीक है। वो जब मैं स्टैंडर्ड्स हाईलाइट वाली वीडियो 11 अगस्त को इंशाल्लाह आपको दूंगा। 11 अगस्त से पहले ये रिकॉर्ड तुमने करवानी है मुझसे दानिश। भाई चुप रहें प्लीज़, अभी मैंने पेपर डिस्कस करना है आपके साथ, असल काम अभी रहता है, पर्चा पास अभी करना है आपने। खामोश नहीं होंगे तो मैं चला जाऊंगा, अल्लाह हाफिज़ कर दूंगा, मैंने तो वैसे ही काम ख़त्म कर दिया। पिन ड्रॉप साइलेंस होगा तो अगली बात होगी, और जिसने बोलना है भाई उसको निकालो, बाकियों का क्या कसूर है, ताकि इस डिस्कशन से वो निकल जाए। और इसमें कैमरा भी बंद कर देते हैं, ऑनलाइन वालों का मसला है। पेपर रीसेंट अटेम्प्ट का उठाते हैं यार, मेरे पास वही पड़ा हुआ है इस वक्त, साफ सुथरा पेपर है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ तो मैं साफ कर लूं, पहले साफ किया तो था मैंने, ये वाला। क्योंकि ऐसे ज़रा सफ़ा सामने आए ना जब, बिल्कुल सिर्फ तसल्ली से एक बार देखना है आपने, थोड़ी सी डिस्कशन जो मैं कर रहा हूं, बस थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें, खामोश हो जाएंगे, बोलती बंद हो जाएगी कि आई कैप में बैठे हुए, ये पर्चा आ गया सामने, आपकी बाकी मर्जी है। अगर आपको कोई मसला है तो आप जा सकते हैं बच्चों, वैसे फिर नहीं ना कहना कि समोसा मंगवाया था आपने, वो हमने लेके जाना था तो आपने दिया ही नहीं, वो सरप्राइज है। यार चाय में ना, असल में मैंने डिस्कस किया TS के साथ, तो उन्होंने कहा कि जी चाय में एक मसला है, वो आ जाए तो रोक नहीं सकते, और इतने जम्मे गफ़ीर को चाय देना आधा घंटा उसमें लग जाना था। तो मैंने कहा यार कोई नहीं, उन्होंने चाह जिन्हें पैसे मेरे लवाने ने, तुसी उस तू कोई और चीज़ महंगी ले आओ, लेकिन ऐसी हो कि निकलते जाएं और पकड़ते जाएं, तो वो आपको एक एक समोसा, टोकन की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसने अपनी किस्मत लेनी है जाते हुए ले लेगा, लेकिन अगले 10 मिनट जो बोलता हुआ नजर आए उसका नाम लिखो, उसको समोसा नहीं मिलेगा। हुण मैं वेना वा केरा बोल रहा है दानिश, आई एम सीरियस, ये हाँ बिल्कुल, इसका नाम लिखो, हाँ इसका नाम लिखो, लिखो लिखो, देखता हूँ मैं आज समोसा कैसे मिलता। भाई आप प्लीज़ देखो, नमाज में से, अजान में से 10 मिनट रह गए तकरीबन 5 मिनट, तो प्लीज़ प्लीज़ आपके सामने पेपर आता है जी। सबसे पहले तो रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट, इसी तरह से, सिर्फ ये डेट बदली होगी, बाकी सब ऐसे होना है, ठीक है। हो सकता है सवाल को एका दुक्का आगे पीछे हो जाएं, 8 या 9 हो जाएं, ठीक है, ओके। प्लीज़ खामोशी से देखें। सबसे पहली चीज़ जो होती है, सबसे पहला काम जो होता है, पर्चे को ऐसे नहीं पढ़ना शुरू कर देना, सबसे पहला काम आपने पूरे पर्चे के अंदर रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट, यार EPS से सवाल आया है, अच्छा ये तो ऊपर रिक्वायरमेंट पड़ी, डिस्कस हाउ फूड यू शुड बी डेवलप, गवर्नमेंट ग्रांट, अच्छा IS 20 का सवाल है यार। रिक्वायरमेंट इंक्रीज डिक्रीज ऑन अबव रेशियोज का सवाल आ गया यार, इंशाल्लाह हो जाएगा, और बाद में पता लगा ओहो है तो नहीं होना। अच्छा चुप 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 चुप, ऐसे हो, ये मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, अब इसके बाद ही पता लगना है कि क्या करना है पर्चे में। आप सुने जी, कैरिंग वैल्यू निकालनी है, डाटा कुछ लग रहा है इम्पेयरमेंट जैसा, चलो देखते हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यूजिंग फाइनेंशियल पोजीशन, इक्विटी पोर्शन, फिजिकल कैपिटल। ओए फ्रेमवर्क में से, ओए ये तो छोड़ के गया था, यहां से टेंशन शुरू हो गई।
MCQs हैं, ठीक है, इनको बाद में देखना है, सबसे पहले करना इन्हीं को है इंशाल्लाह हमने आके, ठीक है। उसके बाद ये MCQ गुजर गए। अच्छा यार 9 तो MCQ दे दिए 10 नंबर के। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी गिवन है, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, शायद IS 8 भी मिक्स होगा, मैंने रिक्वायरमेंट ही सिर्फ पढ़ी है। आगे गए, उल NPO का सवाल आ गया, उल ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है। अच्छा अगली बात सुनो, अगली बात, यार कैश फ्लो तो आया ही नहीं। ऐसे हाथ पांव फूल गए, क्यों? कैश फ्लो तो बहुत अच्छा तैयार होता है बच्चों का, अक्सर मुश्किल टॉपिक है लेकिन अच्छा तैयार हो जाता है, मेहनत करते हैं तो। अब एक तो बच्चों को धचका लग गया इस सफ़े को, इन सफ़ों को देखते हुए, कैश फ्लो इज नो मोर, कैश फ्लो नहीं रहे। अच्छा नॉट इज। अब अगली बात ये है कामयाबी की पहली सीढ़ी, ठीक है, साइड पे करो, सबके लिए नहीं है ना कैश फ्लो, अकेले मेरे के लिए नहीं है, ठीक है। ये 100 नंबर का पर्चा है ना, मैंने 50 लेने हैं, कोई मसला नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, होगे नहीं इंशाल्लाह, हैं? खुद को कह लो कि यार क्या होगा, फेल ही हो जाऊंगा ना। देखो मैक्सिमम यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा सुने, लेकिन हौसला कर लिया तो फिर पार भी लग जाओगे, क्योंकि इसमें भी पासिंग मार्क्स हैं। अब दिमाग के अंदर आ चुका है आपके कि ये चीजें आई हैं, धचका लग चुका है, कैश फ्लो नहीं आई है, कोई बात नहीं। अब क्योंकि 15 मिनट है, ये आपने तकरीबन 1 मिनट में सिर्फ पर्चा पलटना, रिक्वायरमेंट्स देख लेनी। मैं तो बोल भी रहा हूँ ना साथ साथ, और शुगल भी आप लगा रहे हैं। अच्छा उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, आपने फौरन आना है MCQs पे, ठीक है। जो बिल्कुल ईजी लगे ऐसे नुक्ते शुक्ते लगा लेने उनके ऊपर, ठीक है। अल्फा मेड अ प्रॉफिट, हाँ ओह ये तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बड़ा आसान है ये। रिटेन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर ओपनिंग, प्रॉफिट, डिविडेंड करना होता है, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर पे इनको कर लिया, और बैलेंसिंग वो, अच्छा ये कैश फ्लो का था, ठीक है। तो आपने अगर इजीली हो गया, ठीक है, समझ आ रही है, उसको प्रोविजनली लगा लिया, ठीक है यार आसान है, ये बन रहा है, फिर एक बार चेक कर लूंगा, राइटिंग टाइम तो अलग है जो सही वर्किंग होगी प्रोविजनली। आगे गए, कंपनीज कैश बैलेंसेज हैव इंक्रीज्ड। अब 15 मिनट हैं, 15 मिनट में से 1 मिनट गुजरा है रिक्वायरमेंट पढ़ते हुए, ठीक है। बाकी 14 मिनट में हर MCQ पे 2-3 मिनट लगा लो, ठीक है, सुकून से वो हो जाएगा। तो ये 10 नंबर के 18 मिनट आपके बच गए, और ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है, जो MCQs इसमें से इजी लगें वो कर लें, जो मुश्किल लगें उन पे निशान लगा लें कि तुम्हारी जब बारी आएगी फिर तुम्हें तुम्हारा ड्यू टाइम भी दे देंगे। आसान के होने से आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार अभी तो टाइम शुरू भी नहीं हुआ और मैंने इतना पर्चा तैयार कर लिया, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि MCQ कर लेने चाहिए, बाकी को और बच्चा और अप्रोच वाला भी हो सकता है। उसके बाद कोशिश करनी है आसान से मुश्किल की तरफ चलना है, और ये बैड लक कहता हूं मैं बच्चे की कि वो पहली बार गलत सवाल को हाथ डाल बैठे और समझ आने पे भी ना छोड़े, चिच्चड़ हो जाए। चिच्चड़ समझते हैं, ठीक है ना, नहीं होना। पहली बात तो ये है कि आपने गो थ्रू किया, आपको नजर आया यार EPS बड़ा अच्छा तैयार है, छोटा सा सवाल था, शॉर्ट क्वेश्चन नॉर्मली इजी लग रहे होते भी हैं। आप इधर आपने देखा EPS कैलकुलेट करना है, बेसिक और डाइल्यूटेड, ये MCQs कर चुका हूं और अभी भी 2-4 मिनट लेट से बच गए हैं मेरे पास रीडिंग टाइम में। तो कोई सबसे छोटा सवाल पकड़ के मैं उसको अब प्लान कर रहा हूं। बड़े सवाल ने तो याद ही नहीं रहना, पर्चा आने तक तो बात ही दूर निकल जाएगी। तो ऐसा छोटा सवाल पकड़ो जो पूरा प्लान हो जाए। अब उससे फायदा क्या होगा, जैसे ही पर्चा मिलेगा MCQs 5 मिनट में कर लोगे, क्योंकि आसान वाले कर चुके हो, मुश्किल वालों को 4-5 मिनट में 2-3 को करके जो समझ में आए, जो रह जाए उसका ऑप्शन लिख के छोड़ दो, निशान लगा दो, एंड पे आना, फिर रुकना नहीं है। फिर जो छोटा सवाल आपने प्लान किया था वो सवाल भी तैयार है आपका। क्या मतलब, आपने इसको अब तसल्ली से देखो, 4-5 मिनट बहुत होते हैं इस छोटे सवाल को पढ़ने के लिए। आपने फौरन पढ़ा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर द पर्पस, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी प्रेफरेंस एंड पोटेंशियल शेयर्स। अच्छा 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 2% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 3 मिलियन शेयर ऑप्शंस हैं। यकम नंबर पे राइट इशू हुआ है। अच्छा राइट इशू हुआ है, चलो छोटी मोटी वर्किंग चल भी जाती है, वैसे वो मना करते हैं, ठीक है, नहीं लिखने देते, लेकिन चलो दिमाग में तो हो ही जाएगी। दिमाग में क्या करोगे, अंडरलाइन पे तो कोई मसला नहीं है ना भाई, राइट इशू हुआ है। इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट डेट 32 वाला, ये अंडरलाइन कर लिया।
फिर इशू प्राइस निकली नहीं हुई, अंडरलाइन कर लिया, प्लस करके लिख लिया, प्लान हो गया ना सवाल। जैसे ही सवाल पर्चा सामने आएगा, ये वर्किंग आपकी हुई पड़ी है, सिर्फ उसको आपने नोट करना है, यानी इस तरह का काम कर लें। ईपीएस निकालनी है, बेसिक ईपीएस, ये प्रॉफिट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी, तैयारी करके बैठ गए अब आप। यानी कि 15 मिनट में आई वुड नॉट सजेस्ट एट ऑल कि आप पूरा पर्चा उठा के एक लफ्ज़ पहले से आखिरी तक पढ़ें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी इस प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ायदा याद तो रहना कुछ नहीं है। तो सबसे बेहतर क्या है, पहले सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ो ताकि जो धचका लगना है वो लग जाए और इस रीडिंग टाइम में थोड़ा संभल भी जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना। कैश फ्लो नहीं आई तो क्या हुआ, अल्लाह खैर करेगा। 50 नंबर चाहिए, हर सवाल आधा सही कर लो, पास हो। आई के यही कहता है, बच्चे को ये समझ ही नहीं आ रही। वही जो कह रहा था मैं, चिच्चड़ हो जाते हैं। छोड़ो यार, एक सवाल को शुरू किया, वो सवाल था 10 नंबर का, इसके बनते हैं 18 मिनट, 15 मिनट किया, 16 किया, 18 किया, 20 हो गए, नहीं समझ आ रही, 21-22 में हो गया, ये भी लेट है, वहां से एमसीक्यू से टाइम निकालना पड़ेगा, कहीं और किसी सवाल से निकालना पड़ेगा, लेकिन स्टिल चलो खैर है, 18 मिनट वाला 19-20 मिनट में हो गया, रैप अप होता नजर आ रहा है तो 2-4 मिनट ऊपर लगा दो। लेकिन अगर फंस ही गया है, कोई समझ ही नहीं आ रही, तो इसे कहो ठीक है भाई फिर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आसान लगा था, इसके बाद इसमें तो यार 2-4 चीजें लिख ही लूंगा मैं। ये तो गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड खोला, क्या चीज़ आ रही है जी, इसमें वो लोन आ रहा है जी फॉरगिवेबल, मिसाल के तौर पे फॉरगिवेबल लोन, हाँ यार वो तो निशान लगा हुआ था, ओपन किया, इसको ध्यान से पढ़ा, ठीक है, ये ट्रीटमेंट पूछा है, वहां से लिख के देख लो। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपने अपनी पॉकेट में करने हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, आसान छोटे सवाल पहले कर रहा हूं, अगले पे आया, ओ नहीं यार ये समझ नहीं आ रही, देखते हैं भाई तुम्हें, अगले पे आया, हाँ ये लगता है हो जाएगा इंपेयरमेंट का, चलो अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 10 मिनट का सवाल है, 8 मिनट का नंबर का सवाल है, तो मतलब 15 मिनट में करना चाहिए। अब कोशिश ये करो कि ये 13-14 मिनट में हो जाए, पिछले सवाल में भी ज़्यादा टाइम लग गया था। करते करते मारा मारी करते करते आखिर 90-92 तक पहुंच जाओ, ये सेफ जोन है। 85 से तो ऊपर ही सेफ जोन शुरू होता है, कहीं डरते डरते कह रहा हूँ, 90-92 पे सेफ जोन है। मतलब अटेम्प्ट बढ़ाओ, जैसे कहते नहीं है पोर्टफोलियो, रिस्क बढ़ाना, पोर्टफोलियो बढ़ा लो, डिफरेंट जगह इन्वेस्टमेंट करो, ताकि कहीं लॉस आए तो कहीं प्रॉफिट। तो आपने भी यहाँ पे यही करना होता है, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होता है, सवाल सारे करने हैं, ठीक है। हर सवाल में आपके लिए आसान नंबर पड़े हैं, कीप इट इन माइंड। हर सवाल में आपने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, सारा कुछ किया हुआ है, और हर टॉपिक को हमने एक ही तरतीब से किया है। हमारे सवाल करने की तरतीब एक ही होती थी, हर सवाल को, हर टॉपिक के अंदर हम सवाल जो भी करते थे तरतीब एक होती थी, डाटा जैसा हो। तो वो तो कर सकते हो ना। एनपीओ का सवाल आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, फॉर्मेट बनाओ और फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, पासिंग मार्क्स उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये सवाल कर लिया, फिर इसको देखा एक बार, नहीं यार जाने दो, आगे आए, हाँ ये तो छोटा सवाल है, सर बड़ा खप रहे थे, देखा शुक्र है मैंने कर लिया, ये फटाफट। शायद ये वो सवाल है जो सबसे पहले एमसीक्यू के बाद सबसे पहले ये कर लेना चाहिए था, मेरी नजर नहीं पड़ी इधर, खैर ज़हन में नहीं, ठीक है ना। कंप्यूटर पे है ना मेरे सामने सफ़ा, तो ऐसे सामने 2 सफ़े ऐसे खुल गए, ठीक है ना। तो आपने छोटे से आसान से मुश्किल की तरफ जाना है, और मेरा मशवरा बार बार 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है, एमसीक्यूज प्लान कर लो, जो मुश्किल लगे निशान लगा लो, और छोटे छोटे सवाल कोई 1 आधा या 2 हो जाएं, जितना टाइम मिले वो पूरा प्लान कर लो, सारा पर्चा नहीं पढ़ना। फिर कोशिश करनी है आसान सवाल, एमसीक्यू तो हो गए हुए हमारे, आसान सवाल यहां पे आए, आपने कहा यार आसान ही लग रहा है, उह अच्छा चलो इससे कोई आसान ना हुआ तो इधर आ जाऊंगा, इधर ही फंसना है ना, बाकी तो आता है। आगे गए, ये आसान लग रहा है, इसमें थोड़ा सा मसला हुआ था आपको, लेकिन वो भी शायद टाइम प्रेशर हो तो हो, बाकी कोई मसला नहीं था, ठीक है ना। चलो यार इसको ट्राई करते हैं, कर लो। उसके बाद जब ये देखा, आपने कहा भाईजान आपके पास एंड पे आऊंगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। माना कि आप 17 नंबर के हो, लेकिन आपके लिए मैं 20 मिनट भी ले आया ना, तो आप में से मैंने 10-12 नंबर चपीट लेने हैं इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैंने आपको अभी गले डाल लिया तो मेरा बाकी पर्चा चला जाना है, हाथ पांव अलग। सवाल को पढ़ते हुए अंदाजा हो जाता है ना, देखो आपने एडजस्टमेंट पढ़नी थी, यहां तो सही लग रहा था आपको, उसने देखा जी एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, आपने बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट ओपन कर ली, आपने सवाल पढ़ा, आपने कहा अच्छा यार ये एडजस्टमेंट हो गई, ये हो गई, यार ये समझ नहीं आ रही, तो ठीक है जगह छोड़ के आगे चले जाओ, लेकिन इसको एंड पे रखा आपने, क्योंकि ये मुझे देखने में ये मुश्किल लगा मुझे सवाल अभी तक। उसके बाद फिर जो बचा हुआ है, आप इसकी तरफ आए, आप इसके ऊपर लगे रहे होंगे, सॉरी इस पे लगे रहे आप, और फिर यहाँ पे फंस गए आके,
कोई बात नहीं, जो समझ आया टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज और स्किल जितनी डेवलप हुई हुई है पर्चे की तैयारी करते क्लासें पढ़ते हुए करके कुछ ना कुछ, बस टाइम इसका ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म करो, आगे चलो। दोस्त को भी छोड़ के आए थे, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप? अब आप हैं और मैं हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने 83 नंबर का पर्चा कर लिया है, उसमें से कुछ नहीं तो मेरे 50 नंबर इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। पता होता है करने वाले को, ठीक है ना, क्योंकि हर सवाल आता था सही तो वही होगा, कुछ आसान भी थे कुछ मुश्किल भी थे। आसान वाले ज़्यादा सही हो चुके होते हैं, मुश्किल वाले 50-50 होते हैं। अब 15 मिनट है, 20 मिनट है, इतने ही बचते हैं। वैसे आपस की बात है आखिरी सवाल के लिए, मेरा तजर्बा तो यही है, आप चीते हैं फिर जल्दी पहले कर लें, ज़्यादा बचा लें, हो सकता है। तो एंड में फिर आपने इसको पकड़ा और बिस्मिल्लाह करके, नर्व्स नहीं आपने जो है वो लूज करनी, ये नहीं हुई क्या हाँ रेशो छोड़ के आए हैं, ओए ये प्रेशर पड़ जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। इससे पहले वो भी कर लेना है, वो भी आसान ही सवाल था, आपने करके देखा ही है। वो तो मैंने वैसे ही एक मिसाल दी कि आपको नजर आ जाए एक सवाल मुश्किल लग रहा है, उसको डिले करो। प्लीज अगर ध्यान से सुनो, सबसे अहम बात ही यही है, आसान सवाल आइडेंटिफाई कर लेना। मैं बैड लक कहता हूं कि कोई मुश्किल सवाल पहले पकड़ लो और उसमें फंस जाओ और कॉन्फिडेंस भी लूज हो और टाइम भी लूज हो। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सवाल आपके गले पड़ जाता है तो जो टाइम उसका लग चुका है, उसका ड्यू टाइम वो तो लग चुका है ना, उसमें नंबर भी आ ही गए हैं, उसको पेंडिंग करके 2 सफ़े छोड़कर आगे से नया सवाल शुरू कर लो, इंशाल्लाह उसके लिए भी टाइम बच जाएगा। नहीं तो जितने नंबर आपने उसमें से लेने थे वो ले लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो शीट्स जितनी मर्जी लो, शीट्स के पैसे फीस देते हो आप एग्जाम की। वैसे तो 24, हमारे टाइम तो 24 सफ़े होते थे, आपके कितने 26-24 इतने ही होते होंगे। बुकलेट जो पहली मिलती है 20 होते हैं, 30 तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप एक्स्ट्रा शीट मांग लो तो वो देंगे आपको, ठीक है। तो भाई बस आखिरी बात करके अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। पेपर के लिए तो यही है टिप, 15 मिनट को कैसे आइडेंटिफाई कैसे करना यूटिलाइज, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़नी है, MCQs को ट्राई करना है कि सॉल्व हो जाए, कोई मुश्किल लगे तो निशान लगा लेना है, उस पर बाद में आना है। फिर कोई छोटा मोटा सवाल देखना है, उसको भी प्लान कर लेना है, ताकि जैसे ही आपको आंसर बुक मिले आप पहले 10 से 15 मिनट में 10 से 15 नंबर साइड पे लिख लो। ये वो कॉन्फिडेंस है जो फिर आपको कैरी करके आप आगे लेके जाओगे इस पर्चे के अंदर। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि पहले 10-15 मिनट में आपके बैक में 10-15 नंबर आ चुके हों। फिर ये मेरे बच्चों ध्यान से देखा करो, एक चीज़ पॉजिटिव होती है ना, एक नेगेटिव होती है। आप ना यूं चलते हो, ओए 17 गए 18 गए, आप पॉजिटिवली चला करो, 10 आ गए हैं, 5 आ गए, 15 आ गए, ये पॉजिटिव तरीके से, ठीक है। और कॉन्फिडेंस से देखो आपने सब कुछ किया हुआ है। अच्छा, अब सबसे अगली बात और अहम, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है, मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़े बड़े हीरो ज़ीरो होते हैं इस आखिरी महीने में ना पढ़ के, और बड़े बड़े ज़ीरो मेरे जैसे हीरो बन जाते हैं आप जैसे, अगर वो आखिरी महीने में पढ़ लें तो, ठीक है। तो ये आपका मतलब डू और डाई है, ठीक है। सारी चीज़ें थोड़े दिन के लिए छोड़ दें। ये जो आप पे तो वैसे एप्लीकेबल भी नहीं है, FIR 1 वाले हैं आप लोग, ये जो स्कीम वगैरह का चक्कर है, अगर है, हाँ FIR 2 है भी तो यार उसको दफ़ा करो, ठीक है ना। वो जब होगा तब होगा, ऐसी चीज़ को, किसी चीज़ को नहीं सोचना। मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है, सुना भी है तो नहीं सुना, वो आ गया फाइनल, वो आपके कैफ, वो आगे वाले पेपर्स के अंदर को बच्चों को आ रहा है मसला, छोड़े गलत टाइम के ऊपर अगर उन्होंने किया भी है तो। और शोर मचा रहे हैं सारे लोग शोर मचा रहे हैं, टीचर्स वगैरह सब रोला डाल रहे हैं। उम्मीद तो है कोई ना कोई सुनने के लिए बैठे हैं। ICAP सुनता है हमारी बात, मानता भी है, ऐसी बात नहीं है आप लोगों की हमारी, वो बिल्कुल बात सुनते हैं, सुनने की नीयत से ही बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। उम्मीद है कोई ना कोई उसके लिए बेहतर फैसला होगा, आप इन चीज़ों में नहीं पड़े। आखिरी महीना है, अगर घर पे एक कमरा मिलता है, सेक्लूजन मिलती है, आई वुड सजेस्ट कि आप घरों को जाएं। अगर एक कमरा आपको मिलता है सेक्लूजन में, यानी अलग थलग, तो रोटी कपड़े मकान का मसला नहीं है। और जितनी अंडरस्टैंडिंग घर वालों की होती है आपके बारे में, कोई दोस्त यार वैसी नहीं कर सकता, वैसा आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगर नहीं है माहौल, शोर शराबा, दोस्त साहब रिश्तेदार ज़्यादा हैं, तंग करते हैं बच्चे, वहाँ पे कुछ ऐसा है मामला, फिर ना जाएं, ठीक है। आपको अपने हालात को खुद पता है। अगर तो आपको माहौल मुयस्सर हो सकता है
तो फिर ऑप्शन घर वाला लेना, घर बैठ के अम्मा अब्बा के पास पढ़ना, किसी वक्त उनकी दुआ लेना, उनको देखना, ठीक है, और अपने घर तैयारी करना। 14 से 15 घंटे इफ़ेक्टिव पढ़ाई चाहिए। इफ़ेक्टिव का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपकी नज़र वहीं पे आपका दिमाग सारे, जैसे वो कहते नहीं है, बुजुर्ग अक्सर कहते हैं ना, बड़ी बात अल्लाह की बात करनी हो, दीन की बात करनी हो, तो कहते हैं कि हक तो ऐसे है कि सारा जिस्म कान बन जाए। इसका मतलब क्या होता है? अटेंटिव होके सुने। तो आप पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे पढ़ें कि सारा जिस्म दिमाग बना हुआ हो आपका, ठीक है, मतलब कि आंखें छोड़ें आप, ठीक है, आंखें किताब पे और दिमाग कहीं पे। मैं 2-3 अटेम्प्ट पहले ना एक शेर सुनाया करता था बच्चों को, वो बच्चों ने ना पकड़ ही लिया। 2-3 अटेम्प्ट से नहीं सुनाया, आज आपको सुनाता हूँ कि वो कहते हैं ना, वो तेरे ही बाल बिखर जाते हैं दीवारों पे, तेरी ही तस्वीर किताबों में नजर आती है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपका पर्चा रह जाएगा, ठीक है। पता है ये क्या, ये अनअवॉइडेबल सा लगता है बच्चों, और ये कोई जो मर्जी कहता रहे, ये हर एक के साथ मसले मसाइल ऐसे हो रहे होते हैं। लेकिन मेरी बात सुने प्लीज प्लीज प्लीज, ये इतना खतरनाक मामला होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये बालों वाली बात ही हो, कोई भी सोच होती है, कोई भी सोच ऐसी होती है, किसी भी सोच के पीछे लगते हैं, ये एक प्रॉब्लम होती है बड़ी। पढ़ रहे हैं ना, अब सोच आ गई लाहौर जाना है, अब वो लाहौर जाना है ना, तो गड्डी दा बुआ खोल के विच बह के गड्डी दा बुआ बंद करके, फिर मतलब ये मुनासिब नहीं है। आपने अटेंटिव रहना है, ऐसे वॉन्डर करेगा दिमाग, फौरन वापस लाना है। इफेक्टिव 15 घंटे का मतलब ये है, इफेक्टिव 15 घंटे का मतलब ये है कि यहीं पर दिमाग, यहीं पे आंख। उसके लिए 16 घंटे बैठे हुए, कम से कम 14 घंटे निकलेंगे तकरीबन। आधा घंटा पौना घंटा तो हर 2-3 घंटे बाद दिमाग वॉन्डर कर ही जाता है। तो 16 घंटे बैठोगे, 14 घंटे निकलेंगे। इसका मतलब बाकी कामों के लिए सिर्फ 8 घंटे हैं, जिसमें खाना, सोना, नमाज, गेम भी कर लेना आधा पौना घंटा। मैं तो करता था, मेरा सोना कम है इसलिए मैं 6 से 6.5 घंटे में काम चला लेता था। बाकी नमाज तो मैं 14 से 13 घंटे, 14 घंटे, लेकिन वो इफेक्टिव होते थे। तो गेम करो असर से मगरिब, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके अलावा फिर और कोई काम ना हो। प्लीज़ प्लीज़ चलते हैं, आप अपनी जमात कर लेते हैं, ठीक है, यही हो सकता है ना, अपनी जमात करते हैं आप, क्योंकि अब ये मुलाकात तो फिर इस तरह से होनी नहीं थी। तो आप लोगों ने आखिरी महीने को कैपिटलाइज करना है। और सबसे अहम बात, खुदा के लिए पेपर नाइट में जाग के नहीं जाना। ये अकाउंटिंग का पर्चा है, इसमें कौन सी प्रोविजन आपने रट्टा लगानी है? वैसे तो लॉ में भी वो नहीं होती हैं। जाग के जाओगे, फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सादा बात कर रहा हूं, पेपर नाइट में कोई नहीं अकाउंटिंग की तैयारी होती, उस बस फॉर्मेट्स वगैरह देख लो तसल्ली के लिए, वो 1-2 दिन के अंदर यही होता है। 6 से 7 घंटे की पूरी नींद लेके जाना है, नाश्ता करके जाना है। ये बहुत से अहम बात कर रहा हूं मैं, इसको हल्का नहीं लेना। नींद पूरी, पेट भरा हुआ, पूरी तैयारी के साथ जंग करने जाना है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। ये मैं मसला बता रहा हूं, सारा सेशन भी अच्छा पढ़ा, आखिरी महीना भी मेहनत सही की, सारी रात जाग के पेपर में चले गए। बैठो, अब थोड़ा सवाल ऊपर नीचे आया, दिमाग बंद है, सोच ही नहीं सक रहा। तो नींद लेके जाना और नाश्ता भी करके जाना। बाकी अल्लाह से मांगते रहना, हमारे ज़िम्मे है मेहनत करना, ठीक है। तो हम मेहनत ही कर सकते हैं, बहरहाल फजल अल्लाह का ही होता है, बहरहाल अल्लाह मेहनत ज़ाया नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करना, वालिदैन से दुआ कराना और कोशिश करना किसी के काम आते रहो, ठीक है। नमाज की पाबंदी करते रहना और उससे रूटीन बनी रहेगी आपकी इंशाल्लाह, ठीक है ना। बाकी बतकाज़ा बशरियत भाई, कहना सुनना हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत हो जाए तो उसको बेशक माफ़ी मुझसे मांग लें ठीक है। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर 11 तारीख को कैमरा पे मुलाकात होगी। और आखिरी बात, अगर मुझे कुछ और नज़र आ गया तो भी वीडियो आपको बहम पहुंचती रहेंगी ग्रुप के अंदर, किसी वक्त विजिट कर लेना। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होगी जिससे आप परेशान हो, ठीक है, कि आपको वो करनी पड़ रही हो। छोटी मोटी कोई चीज़ आ ही जाती है तो कोई नहीं, ऐसे ही जैसे आपके रिलैक्स टाइम का काम यही हुआ करेगा। चलो जी आज अदनान साहब ने ये वीडियो भेज दी है, चलो जी आज सर उमैर ने ये रिकॉर्डिंग भेज दी है, ये आपके रिलैक्स टाइम का लेट के सुकून से, अच्छा ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ओके। तो नमाज के बाद इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँ आपके सवालों के लिए। नमाज इकट्ठी पढ़ते हैं, आपका तो वहीं घर है, आपके घर ही चलेंगे, ठीक है, साथ ही तो हॉस्टल है आपका। और जी किसी का सवाल हो तो नमाज के बाद इंशाल्लाह मुझे बता दें, ज़िंदगी रही तो फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।